सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार सभी। तबीयत कैसी है आपकी? अभी तो ठीक है भाई, बेटर है आराम करते करते। दवाई ले लो सही से। अरे भाई डर लगे यार, अभी तो वैसे ही कुछ मैं नहीं, तो वो भी यही बस सोचू थकान है, वो बस थकान है और कुछ नहीं। थकान तो ये है ना, फीवर के थोड़े से सिम्टम्स होते हैं, उसकी वजह से बॉडी पेन करती है। हेलो सर। हेलो हेलो सर। हेलो एवरीवन। सर पहले मैथ्स की जगह इंग्लिश का टॉपिक करा दो ना। हाँ तो पहले मैथ्स ही कर रहे हैं। सर इंग्लिश का करा दो ना पहले। पहले इंग्लिश का करना है। हाँ पहले इंग्लिश का करवा दो। मैथ में क्या हो गया, चलो इंग्लिश का कर लेते हैं जी पहले। कोई बात। नमस्ते, में तो दोनों ही करने हैं, इसके बाद हिंदी भी होगी वैसे। ठीक हो जी? हाँ आप ठीक हो भाई। चलिए शुरू करते हैं अपन। नमस्कार, करें शुरू करें पेपर अपना। चलिए बताइए आप लोगों ने इसका क्या आंसर दिया, आप चैट में बताना जिसने जो दिया। अगर किसी का गलत हैगा तो फिर उसे डिस्कस करेंगे। खैर भाई देखो, कंपैशन, आप मुझे बताओ कंपैशन का मीनिंग क्या होता है बच्चों। अब अगर कंपैशन का मीनिंग नहीं पता होगा तो फिर करना थोड़ा सा क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा क्वेश्चन। वर्ड मीनिंग है तो वर्ड मीनिंग तो आपको क्या ही करने पड़ेंगे, याद ही रखने पड़ेंगे। चलिए देखते हैं, पेन ले लेते हैं। कंपैशन का मीनिंग क्या होता है बताओ, बोल के बताओ, चाहे जिसने भी पता किया है वो बताओ। कंपैशन का मतलब होता है दया, किसी के साथ सहानुभूति, सिंपैथी। तो देखो कंसर्न, चिंता, यानी कि केयर, किसी की केयर है। उसने पूछा क्या एंटोनियम, सिंपैथी। सिंपैथी का मतलब क्या होता है, अब सिंपैथी को इंग्लिश हिंदी में क्या कहेंगे, वेदना, उसके प्रति हमें वेदना है, सहानुभूति। सिंपैथी का मतलब क्या हो गया, सहानुभूति। सर आप पे अगर इस वर्ड की जो ये वर्ड है इनकी लिस्ट है तो भेज दो कोई पीडीएफ वगैरह। मैंने बुक बताई थी नीतू सिंह वाली। सर बाहर जाना नहीं हो रहा, कल ट्राई करती हूँ अगर स्कूल जाते। सर मैंने पता किया था, नहीं मिली मेरे को। मैं पीडीएफ भेज दूंगा बच्चों, लेकिन पीडीएफ से पढ़ने में बस तुम्हें प्रॉब्लम होती है, फोन में इसलिए नहीं भेजी। हाँ जी अमेज़न पे अवेलेबल है, बोल दो। ये लो, बोल तो दिया तुमने। हाँ अमेज़न पे अवेलेबल है, ले लो सभी। अगर ये सर और देखो मुखर्जी ये नगर जब में भी अवेलेबल है सर, हाँ, मुखर्जी नगर में भी अवेलेबल है, ये लो बताओ इजीली फिजिकल। अवेलेबल है। अब तो बताओ, अब तो रास्ते भी खुल गए है ना। अब देखो जरूरी नहीं है कि भाई देखो उस बुक से आपको मिल ही जाए, लेकिन मोस्टली आपको 70-80% वर्ड उस बुक से मिल जाएंगे। अब ये नहीं कह सकते कि पेपर में उसी से पूछे या ना पूछे, भाई वोकेबलरी है कहीं से कुछ भी पूछ सकता है, लेकिन जो गुंजाइश है उससे बुक से मिल जाता है मोस्टली। चलिए देखते हैं, एनिमोसिटी का मतलब होता है, बताओ भाई इसका मतलब क्या होता है, बैर, दुश्मनी। अब एक बात बताओ, आपको इन चारों में से इस वाले के लिए अपोजिट कौन लग रहा है, दया के अपोजिट कौन लग रहा है। चिंता करोगे किसी की, सहानुभूति दिखाओगे, भलाई करोगे, या दुश्मन। कंपैशन का अपोजिट क्या हो गया फिर इस तरीके से, एनिमोसिटी। क्लियर हुआ बच्चों ये। अच्छा और मान लो अगर आपको इन चारों का मीनिंग का ना पता होता तब आप कैसे पता करते। नहीं छोड़ना नहीं है, थोड़ा सोचने की कोशिश करो, बाकी के शुरू के 3 वर्ड देखने की कोशिश करो। बाकी की जो 3 वर्ड है उन सभी में चिंता, दया, वेदना आ रही है, और एनिमोसिटी एकदम अलग आ रहा है। इन तीनों से एकदम अलग आ रहा है एनिमोसिटी, और उसने भी एंटोनियम ही पूछा है, तो आप इसको टिक कर देते थे अगर ये पता होता कि ये होता क्या है। अगर ये पता ही नहीं है तो फिर मुश्किल हो जाता। जिसे हिंदी नहीं पता क्या कर रहे हो। अब भाई देखो तो पढ़ना करनी पड़ेगी। नेक्स्ट, सेकंड में बताइए क्या होनी चाहिए एरर।
ये तो हमें पता चल गया कि कहां पर एरर है। ये बताओ कि एरर क्या होगी। Samir has repeatedly said the educator try to put pupils of dissimilar into classes because they believe that this is। भाई देखो, मैं इसकी अगर गलती करूंगा एडवाइजेबल की जगह मैं ये करने की कोशिश करूंगा एडवाइजेबल। दो होती हैं, एक होता है एडवाइस, एक होता है एडवाइज। ये आपका होता है नाउन, ये आपके ऊपर जो एडजेक्टिव बनाया जाता है वो किससे बनाया जाता है? नाउन से। ग्रामर है, ग्रामर के बेइंतहा रूल है। चलिए बताइए थर्ड, देखो ये वाला बच्चों थर्ड, क्रॉस योर फिंगर। क्रॉस योर फिंगर का मतलब क्या होता है? टू होप समथिंग हैपेंस द वे यू वांट टू। मतलब आप कभी ये कहना चाहते हो कि हाँ भाई जैसा आप सोच रहे हो वैसा हो जाए, तो उसके लिए क्या कहते हैं? क्रॉस योर फिंगर। दिखाते हैं ना टीवी में, ऐसे क्रॉस योर फिंगर करके दिखाते हैं एक दूसरे को। शांत हो गए, कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है। बताओ माइक ऑन होने पे भी। हाँ जी सर, होपिंग फॉर द बेस्ट बोलते ना। हाँ, होपिंग फॉर द बेस्ट, या जैसा आप चाहते हो। हम भी हमेशा क्या चाहते हैं? बेस्ट होए, अच्छे से अच्छा होए, होप फॉर गुड। चलिए, वेरी अटेंटिव टू और कंसर्न्ड अबाउट एक्यूरेसी ऑफ डिटेल। मतलब जो एक्यूरेसी और डिटेल इन सभी के बारे में बहुत क्या करता है? फिक्र करता है, चिंता करता है। तो इन चारों में कौन सा होना चाहिए? पॉजिटिव मतलब बच्चों बताओ, पॉजिटिव का मतलब भगोड़ा। जैसे किसी को, जैसे नीरव मोदी हो गया, माल्या हो गया, ये सब क्या है? पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब भगोड़ा, जिसको ये कह दिया गया है कि वो कानून तोड़कर भागा है, उसके पीछे लोग पड़े हैं। फैटलिस्ट मतलब भाग्यवादी, अपना बैठे आंख बंद करके कोई मेहनत नहीं करना, अरे पेपर आएगा, आसान आएगा तो जॉब ले लेंगे, नहीं आएगा तो छोड़ देंगे। भाग्यवादी, भाई किस्मत अच्छी होगी तो जो नौकरी मिल जाएगी, मेहनत कर ही नहीं रहे हैं, तो इसे हम क्या बोलते हैं? फैटलिस्ट, भाग्यवादी। फेमिनिस्ट मतलब जिस फेमिनिस्ट जो मतलब औरतों पे ध्यान देता है। औरतों का ध्यान रखने वाला, औरतों पर गौर करने वाला, महिलाओं का अच्छा चाहने वाला, ऐसा कह सकते हैं। बुरा तो कोई चाहता ही नहीं है सर। भाई उसे लेकिन एक नाम दे दिया गया फेमिनिस्ट। अब पुरुष के लिए अच्छा चाहने का कोई नाम नहीं है। चलो, उनका कोई अच्छा नहीं चाहता। फास्टिडियस, फास्टिडियस क्या होता है? नकचड़ा, नखरेबाज। तो बताओ बच्चों, इसमें से कौन सा वाला सही लग रहा है आपको? नकचड़ा, फास्टिडियस। भाई ये हर चीज में मीन मेक निकालेगा, कमियां निकालेगा कि भाई ये ऐसे करो, ये ऐसे करो, ये ऐसे करो, उसे ये पसंद नहीं आया, तो ये आपका क्या होता है? फास्टिडियस। अच्छा, इसी का एक मिलता जुलता एक और वर्ड होता है, कमियां निकालने वाला। बताना जरा, जो बहुत कमियां निकाले, मतलब उसे एकदम ही परफेक्ट चाहिए, बिल्कुल ही कमियां निकालता रहता है। मेटिकुलस। सर हाँ जी बताइए। लेकिन इसमें जैसे लिखा है वेरी अटेंटिव टू एंड कंसर्न्ड अबाउट एक्यूरेसी एंड डिटेल, हाँ ये तो अटेंटिव हो गया ना। हाँ, तो इसी के लिए तो वन वर्ड चाहिए, इसी के लिए तो। फास्टिडियस क्या है? नखरेबाज। मतलब जैसे घर में होता है ना, दाल में नमक रह गया तो हटाओ, हम नहीं खाते खाना। या फिर पिंक कलर का, एकदम लड़कियां कैसे करती हैं, कलर मैचिंग करने के लिए जाती हैं, पिंक में भी 10 वेरिएंट बना देती हैं, ये लाइट पिंक है, ये डार्क पिंक है, ये ऐसा पिंक है, ये वैसा पिंक है। तो ये क्या होता है कि भाई बारीक से बारीक जो चीज है, जो डिटेल है, उस पर ध्यान दे रहे हो। तो ये आपका क्या, ये आपका क्या कहलाता है? नकचढ़ा या नक्केबाज। और बाकी भाई देखो, हमें इन चारों ऑप्शन में से भी तो बेस्ट देना होता है कि इन चारों में बेस्ट कौन सा है। फॉगेटिव भगोड़ा तो कहीं से नहीं हो सकता, भाग्यवादी कहीं से नहीं बनता, फेमिनिस्ट कहीं से नहीं बनता, तो इसी से बन पा रहा है फास्टिडियस। अगर मान लो वहां पर मेटिकुलस आता, तो फास्टिडियस की जगह, मतलब फास्टिडियस ना होकर वहां पर मेटिकुलस होता, तो फिर हमें इसे देना पड़ता है। सिनोनिम का वन वर्ड का मतलब ही क्या है? आपको बेस्ट ऑप्शन देना है कि कौन सा हो सकता है। क्लियर हुआ बच्चों? ये चारों वर्ड क्लियर हुए? वोकैबुलरी ऐसी तैयार होगी पढ़ते पढ़ते। आप एक दिन में नहीं कर सकते, लेकिन एक दिन जरूर हो जाती है तैयार। अभी आपके पास टाइम है तो तैयारी करो उसके लिए। अब माई गॉड, अगर ये पेपर में आ जाए, मैं तो इसे छेड़ता नहीं। अगर आप इतना बड़ा पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। इसका जो आंसर बना वो क्या बना? PQRS। और मोस्टली बच्चों, अच्छा एक तुक्के की बात है, मैंने अभी तक जितने भी पेपर देख रहा हूँ, 80 to 90% केसेस में आंसर PQRS ही मिल रहा है। लगा देंगे PQRS। भाई वो तो मजबूरी है, लेकिन आपको ये करना पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा। ही अप्लाइड टू स्टडी एट ज्यूरिख पॉलिटेक्निक एडवांस टेक्निकल इंस्टीट्यूट
हाउएवर ही फेल्ड द एंट्रेंस एग्जाम, भाई उसने वहां पर अप्लाई किया लेकिन वो एंट्रेंस में फेल हो गया, तो इसी तरीके एक कड़ी जुड़ती चली जाएंगी, एक पूरी स्टोरी है। तो इसका जो सीक्वेंस बना वो क्या बना, पीक वायरस। सर बस क्लास सर ये के बाद पढ़ने से ना practice इजीली करेंगे। कनेक्ट होते नहीं है सर, ये इजीली कनेक्ट नहीं होते, बहुत हाँ तो सोचना इसी पड़ता वजह से जिसने बहुत अच्छे से, जिसका बैकग्राउंड इंग्लिश में होता है तो वो थोड़ा हेल्प उसे मिलती है, लेकिन अगर कोई ग्रामेटिकली ने करने की कोशिश करता है तो मेहनत करनी पड़ती है। छोटे छोटे हो जाए तो बहुत बढ़िया, बोनस है, ले लेंगे। इतना बड़ा हो जाए तो उस पर ध्यान इतना मत देना बच्चों, क्योंकि आप इसको पूरे को पढ़ोगे, टाइम दोगे, और फिर भी कोई गारंटी नहीं है कि आप सही करके आए। भाई जिसकी इंग्लिश वीक है उसके लिए तो कोई गारंटी नहीं है। इसमें जो सही स्पेलिंग है वो कौन सी है, प्रोडाडिगस, प्रोडिगियस। इसका मीनिंग बताओ बच्चों क्या होता है। बहुत विशाल, फैंटास्टिक, बहुत विशाल सा या हाँ फैंटास्टिक, सरप्राइजिंग, सरप्राइजिंग सा। विलक्षण, एकदम ही अलग। फैंटास्टिक, विलक्षण, बढ़िया, अच्छा, अलग, आप जितने भी सिनोनिम देना चाहो आप इसके लिए दे सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं। डिजास्टर हैज आल्सो बीन बिफॉलन मैनी अ गोल्फर एट दिस फोर्ट। बताइए इसमें बच्चों क्या एरर है। ये तो मिल गई एरर है। एरर क्या है, रूल क्या है इसका, देखो रूल याद रखना, बहुत पूछता है ये। मैनी प्लस ए या एन आता है तो इसके बाद हमेशा याद रखना सिंगुलर नाउन आएगा, और सिंगुलर ही क्या आएगी, वर्ब आएगी। मैनी के बाद ए या एन आता है तो उसके बाद क्या आएगी, सिंगुलर नाउन आएगा, और सिंगुलर ही क्या आएगी, वर्ब आएगी। लेकिन अगर ऐसे होता मैनी, सर मैनी के बाद सुनो मैं बता दे रहा हूं पहले, प्लूरल नाउन आता है और प्लूरल वर्ब आती है, लेकिन जब उसके साथ में ए और एन आ जाता है तो रूल बदल जाता है। हाँ बताओ, आप बताओ क्या कह रहे हो। सर ये एन तो वोवल्स के आगे नहीं आता। नहीं, ये स्ट्रक्चर होता है इस तरीके से यूज करने का इसे ग्रामर में। मैनी के साथ में ए या एन आएगा तो सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब। अब बात समझो, मैनी आया, ए आया, लेकिन इसके बाद क्या दे दिया, प्लूरल नाउन दे दिया। प्लूरल ना आके क्या आएगा, गोल्फर आएगा। हाँ आप बताओ क्या कह रही थी मानसी। सर मैं ये बोल रही थी जो एन आपने लिखा है ना, ए और एन, हाँ के बाद नहीं, वोवल से पहले नहीं आते। हाँ, तो यहाँ पर जी है, ये तो वोवल नहीं है, हाँ तो इसके पहले ए ठीक है। अगर मैं लिखता मैनी एप्पल, अब मैनी एप्पल, मैनी एप्पल, ये गलत हो जाता है। यहाँ पर आपको क्या लेना पड़ेगा, एन। हाँ जी। मैनी एन एप्पल। बच्चों ये स्ट्रक्चर समझ में आया। अगर मैनी के बाद नाउन आया है डायरेक्ट तो वो आएगा प्लूरल, और क्या आएगी, वर्ब भी प्लूरल। लेकिन अगर मैनी के बाद ए या एन आया है तो सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब। हाँ जी, सर मैनी एप्पल्स नहीं होता। हाँ तो मैनी एप्पल होता है, ये वाला स्ट्रक्चर बनेगा फिर वहां पर। सर ये ऊपर क्या लिखा है मैनी के साथ में, जिसमें सिंगुलर नाउन और वर्ब आएगी। मैनी के साथ में जब ए या एन जुड़ जाता है तब उसके बाद में क्या आता है, सिंगुलर नाउन आता है और सिंगुलर वर्ब आती है। ये स्ट्रक्चर होता है ग्रामर का। बहुतों में से एक, इसका मीनिंग क्या निकलता है, बहुतों में से एक, कईयों में से एक। कहते हैं ना हजारों में एक है, लाखों में एक है, तो वो स्ट्रक्चर ऐसे बोला जाता है। और अगर ए एन आए तो फिर प्लूरल आएगा सब। हाँ हाँ फिर सब कुछ प्लूरल आएगा। अगर मैनी के बाद ए या एन नहीं है तो प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब। जैसे यहाँ पर एग्जांपल ले लिया मैंने जरा। सर ये ईच एंड एवरी वाला स्ट्रक्चर भी यही रहता है ना। हाँ जी, ईच के बाद ईच एन ए एन आ जाए तो सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर नाउन, और उसके साथ में भी यही चलता है। ओके चलिए दोबारा बोलना ईच वाला। जब आएगा उसे तब देखेंगे। अरे सर बता दो। अरे वो ईच के साथ में भी ऐसे ही चलता है, ईच एंड एवरी, पर वो अलग ही होता है, उसको मत छोड़ो तुम, उसको मत छेड़ो, वो अलग सर जाएगा। इसके साथ ये जो लिखा है ना आपने, मैनी एप्पल्स, हाँ हाँ, एस नहीं आएगा इसमें। मैनी तो वैसे ही वो है, मैनी एप्पल ही आएगा। नहीं भाई मैनी एप्पल्स ऐसे नहीं आएगा। आता। मैनी लगाओगे प्लूरल के नहीं। नाम में, मैनी बॉय लिखोगे, मैनी बॉय लिखते हो या मैनी बॉयज लिखते हो, सर वैसे बताओ क्या मुझे लिख, कि बॉयज के साथ मैनी नहीं आना चाहिए ना। तो क्या आएगा सर फिर? मैनी तो ऑटोमेटिकली एक वो है ना, प्लूरल की ये तो सेंस दे एडजेक्टिव, रहा ये है। बाबू ये एडजेक्टिव है ये तो। अब नहीं, ये वहाँ एडजेक्टिव जैसे मैनी सर का अगर मतलब ही कि सम मैन, बॉयज आर, तो मैनी बॉयज थोड़ी। तो सम है वहां पर, सम बॉयज बोलते हो ना, जी
क्यों बोलते हो जब सम से पता चल रहा है कि कुछ है लड़के? अगर आगे नहीं। प्लूरल का एडजेक्टिव है तो वर्ब भी उसका जो नाउन है वो भी तो प्लूरल ही होगा। सर हाँ जी बताइए। वॉइस नहीं आ रही। तो भाई सभी को आ रही है, आपके माइक में प्रॉब्लम होगी फिर। बाकी सबको आ रही है वॉइस? हाँ जी। चलिए भाई बच्चों ऐसा मत सोचना कि वहां पर मैनी बॉय आएगा, नहीं मैनी बॉयज होता है। आगे एडजेक्टिव है तो उस पीछे प्लूरल नाउन आएगा, अगर ये प्लूरल एडजेक्टिव है तो प्लूरल ही नाउन आता है। जैसे सम के साथ में बॉयज लिखते हो, क्यों लिख रहे हो? सम से भी तो आपको पता चल रहा है कि कुछ लड़के हैं। जैसे मैनी से पता चल रहा है कि बहुत सारे हैं, ऐसे आपसे सम से भी पता चल रहा है, लेकिन उसके साथ में तो बॉयज लिखते हो ना। सर एडजेक्टिव जब लगता है तो वो तो हमेशा ही प्लूरल सब्जेक्ट बनाता है। नहीं, जरूरी नहीं है। हाँ सर, एडजेक्टिव वाला केस अरे होता जैसे है। जैसे मैंने गुड बोल दिया, मैंने गुड बॉय बोल दिया, ही इज अ गुड बॉय, तो यहाँ पर क्या है? गुड एडजेक्टिव है या बॉय नहीं है? है। हाँ। तो इससे कैसे पता चल रहेगा कि प्लूरल आएगा कि नहीं आएगा? वो तो डिपेंड करेगा कि आगे क्या है उसके। गुड बॉयज भी लिख सकते हो, गुड बॉय भी लिख सकते हो, ओके। जरूरी नहीं है ना कि ऐसे क्लियर हो। ठीक है बच्चों, कुछ कुछ समझ में आया ये? नहीं सर, मैंने ना एक, चलो रहने देते हैं। चलिए, this exclude all possibility of innate ideas or any faculty akin to। बताओ, पहले तो ये innate का ही मतलब समझ में आए, ये होता है जन्मजात, मतलब पैदाइशी। कहते हैं ना कि आई एम बोर्न इंटेलिजेंट, वो पैदाइशी इंटेलिजेंट पैदा हुआ है, उसमें वो खूबी पहले से ये जन्मजात है या इनहेरिट है उसकी, उसे पीछे से मिलती आ रही है खूबी। हैबिटेट से। हाँ, उसके इनहेरेंट मतलब उसके परिवार से, वंशवाद में ही है। अकीन मतलब सिमिलर, सेम। इनट्यूटिव, इसके साथ में क्या आता है? इंट्यूटिव। इसका भी मतलब क्या होता है? इसका मतलब बताओ भाई। सहज ज्ञान। सहज ज्ञान मतलब ऐसा नहीं है कि उसने पढ़ा लिखा है, उसे अपनी समझ है। जैसे मतलब कोई सीखा हुआ नहीं, एक्सपीरियंस से है उसे, व्यवहारिक ज्ञान, हाँ, व्यवहारिक ज्ञान है उसे। फॉर्मल ज्ञान। उसके ऐसा नहीं है कि उसने डिग्री और ये कंप्लीट किया हुआ है, उसे कैसा ज्ञान है? व्यवहारिक ज्ञान है, एक्सपीरियंस की वजह से उसे वो ज्ञान प्राप्त है, वो पहले से ही वो सब कुछ जानता है। जो इनसाइड होता है। जी, जो इनसाइडर ज्ञान होता है, जो हमारा अंतर ज्ञान होता है। हाँ सर, कोल्ब की थ्योरी। जी, अब वो इनसाइड यहाँ पे वाली। नहीं गाना, यहाँ पे वो सब छोड़ी ना कहो, मैं पगला जाऊंगा। सर वर्ड याद रहेगा ना फिर। कंसल्टेटिव क्या होता है? सलाहकारी। सलाहकार। कंजर्वेटिव क्या होता है? पीछे से, मतलब कंजर्वेटिव मतलब संरक्षकी। संरक्षित करना। कंजर्वेटिव का मतलब बताओ बच्चों एक बार, भाई हिंदी में नहीं मिल रही, यूज तो हम ठीक से जानते हैं। ही इज वेरी वेरी कंजर्वेटिव, मतलब अपनी चीजों को लेके काफी सेंसिटिव है। सेंसिटिव है। इसका कंजर्वेटिव का संकुचित मानसिकता वाला आदमी जो होता है कंजर्वेटिव। हाँ, ये कह सकते हो। रूढ़िवादी, कंजर्वेटिव के लिए एक अच्छा वर्ड क्या हो सकता है? रूढ़िवादी, जो अपनी ही मान्यता और पुरानी मान्यता को चलता आ रहा है। तो भी देखो, यहाँ पर जन्मजात ज्ञान की बात हो रही है, किसके सिमिलर होगा? उसके सहज ज्ञान के साथ में सिमिलरिटी बनाएगा। भाई देखो, आगे इनटेट आया, जन्मजात इनहेरेंट, उसे जन्मजात से क्या है? सहज ज्ञान। आगे देखते हैं, इंसाइडियस। इंसाइडियस का मीनिंग बताओ क्या होता है? वो कपटी, धोखेबाज। स्पेलिंग क्या होती है इंसाइडियस की? विश्वासघाती। विश्वासघाती, कपटी, धोखेबाज। नेक्स्ट आते हैं, इसमें बताओ बच्चों गलती क्या है? ये तो हमें पता चल गया कि इसमें यहाँ पर गलती है, गलती बताओ इसमें क्या है? सम्मांस होता है, ईएस नहीं होता, क्या होता है? एस होता है, समन्स, और ये सिंगुलर में ही यूज होता है। सर समन नहीं होता। नहीं, समन गलत होता है, समन्स।
होता कैसा है ये सम्मन? अरे अदालत किसी को भेजती है ना, समन भेजा, उसे समन भेजा गया है, बुलावा, कानूनी सर बुलावा, इस सेंटेंस सर की हिंदी बता दो। कानूनी तो सर बुलावा। एक ही तो दिया जाता है एक टाइम पे। लेकिन ये नहीं, बात समझो, ये वर्ड ऐसा है जिसके साथ में एस जुड़ा होता है फिर भी ये सिंगुलर होता है। जैसे अब मैं कहता हूँ फिजिक्स, इसके साथ में एस जुड़ा हुआ है, लेकिन ये है क्या, ऐसा ये सिंगुलर। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके साथ में एस जुड़ा होता है लेकिन फिर भी वो क्या होता है, सिंगुलर ही होता है। तो यहाँ पर देखो लिखा हुआ है मस्ट बी इंडिविजुअल समन। इंडिविजुअल का मतलब हर एक को अलग अलग सिंगुलर ही जी। यूज करना है, लेकिन आता समन सी है, इसके साथ में यस जुड़ा हुआ है स्पेलिंग में ही। जैसे फिजिक्स में एस जुड़ा हुआ है, मैथमेटिक्स बोलते हो एस जुड़ा हुआ है, लेकिन है कैसा, सिंगुलर ही है, सब्जेक्ट का नाम है क्योंकि। तो इसी तरीके से समन्स में एस जुड़ा होता है और होता है ये सिंगुलर है। सर इस लाइन में बहुत सारे वर्ड्स है डिफिकल्ट, अगर इस पूरे की हिंदी बताते हो इंडिविजुअल तो समझ में सेंड टू पेरेंट, नहीं मैं सबकी तो नहीं बता सकता, मेरे को तो एरर देखनी थी, मैंने एरर देख ली, आप ढूंढोगे फिर। ठीक है सर। चलिए कुछ मेहनत करो थोड़ी सी। हिंदी नहीं करनी आ रही इसकी मुझे। हाँ बताओ। सर हाँ जी अब हमारी क्लास चल रही थी, आपने मैथ्स करा दिया क्या? नहीं, मैं शुरू करेंगे अभी इसके बाद। ठीक है सर, ठीक कुछ बच्चों ने बोला कि पहले इंग्लिश करा दो, तो मैंने कहा चलो शुरू कर लेते हैं। बड़ी यही Even as the man tried to chase him away, this pit bull refused to release his grip on the little boy. मतलब उस व्यक्ति ने उसे समझाने की, उसके पीछे पड़ा, उसके समझाने की कोशिश करी, लेकिन उस पिट बुल यानी कि गंदे आदमी ने रिफ्यूज कर दिया। क्या कर दिया कि अपनी ग्रिप उस लड़के से नहीं छोड़ेगा। अब बताओ इसमें से कौन सा वर्ड आना चाहिए। सर पिटबुल तो कुत्ता होता है सर। हाँ तो कुत्ता आदमी बोलते हैं ना, ये अब कुत्ते ने थोड़ी पकड़ रखा होगा। नहीं, मैं try to chase him away. सर नहीं पिट समझ में आया ये। पिट बोला, अच्छा चलो तुम डॉग मान लो, फिलहाल यहाँ पर मान लेते हैं डॉग है। इवन द मैन ट्राई टू चेज हिम अवे, मतलब आदमी ने उसे भगाने की कोशिश भगाने करी, की कोशिश की ठीक पर वो है, कुत्ते लेकिन नहीं कुत्ते ने भागा। उस पे से अपनी पकड़ नहीं छोड़ी। ऐसा समझ सकते हैं आप, ऐसे समझ सकते हैं। अब उसका देखो पैर इसमें कौन पकड़ कौन लिया सा आएगा। होगा। ओडियसियस का मतलब बहादुरी, ओडियसियस पहले भी आया था, वर्ड आया है ये। जुडिशियस क्या होता है, कानूनी, कानूनी, न्यायवादी। न्यायवादी। कॉन्शियस क्या होता है, हमारी कॉन्शियस, चेतना। चेतना, और जागरूकता। टीनियस क्या होता है, डिटरमाइंड, यानी कि पक्की, फर्म। टीनियस का मतलब फर्म, मजबूत। तो डिफिकल्ट सा लग रहा है, ऐसे तो समझ में नहीं आएगा, क्या फील करूं। नहीं बता तो रहा हूं इसीलिए। टीनियस का मतलब दृढ़, पक्की, मजबूत। अब भाई तुम उसे कुत्ते को भगाने की कोशिश कर रहे हो, फिर भी वो उसका पैर नहीं छोड़ रहा है या बच्चे को नहीं छोड़ रहा है, तो उसकी पकड़ कैसी है, मजबूत है, कानूनी है, चेतनावादी है या बहादुरी वाली है। बताओ कौन सा वर्ड ज्यादा सुटेबल लगेगा आपको वहां पर। मजबूत पकड़ है तो टीनियस। इसका मतलब होता है सर किसी चीज को आसानी से ना जाने देना। हाँ तो मजबूत और पक्का कहा ना, बड़ी कैडाई से ही पकड़ा हुआ है उसने, मजबूत, फर्मली पकड़ा हुआ है उसको। चलिए भाई, मीनिंग आपको नहीं पता होंगे तो फिल करने में तो प्रॉब्लम आएगी। नेक्स्ट, बैक सीट ड्राइवर। बैक सीट ड्राइवर का मतलब क्या होता है, पीपल हु क्रिटिसाइज फ्रॉम साइड लिमिट मच लाइक समवन गिविंग अनवांटेड एडवाइस। जैसे स्टेडियम में मैच देखते हुए कहते हैं ना, अरे ऐसे बॉल फेंक, अरे ऐसे मार तभी तो जीतेगा। एडवाइस, फ्री फंड की एडवाइस। खुद तो कुछ कर नहीं रहे, दूसरों को एडवाइस कर रहे हैं। खुद तो कुछ कर नहीं रहे, लेकिन क्या कर रहे हैं, दूसरों को क्या कर रहे हैं, एडवाइस कर रहे हैं। इसको क्या बोलते हैं, बैक सीट ड्राइवर। अच्छा, इसके दो मिलते जुलते भाई होते हैं, एक बात बताना, इसका क्या होता है, बी इन द ड्राइविंग सीट। मेन फोकस जो है, जो है करता धरता। नहीं, कंट्रोल लेना, हाँ जिम्मेदारी लेना। हाँ, मेन करता धरता। कंट्रोल लेना किसी भी वस्तु का, नियंत्रण लेना। भाई जब ये आप, दुर्योधन और ये शकुनी। आप देखते हैं बच्चों, बात सब दुर्योधन शकुनी। अच्छा ठीक है, समझ गया मैं क्या कह रही। बताओ बच्चों, बीइंग ड्राइविंग सीट का मतलब समझ में आया, कंट्रोल लेना। मतलब उस चीज पर तुम क्या करना चाहते हो, अपना कंट्रोल लेना चाहते हो, अपनी चलाना चाहते हो। क्लियर है ये। अगर ड्राइवर सीट पे बैठे हो तो बस बैठे हो,
ड्राइवर को कह रहे हो अरे ऐसा ले ले, ऐसा ले ले, ऐसा ले ले। अब जब आके उसकी खुद की जगह पर बैठोगे तो कंट्रोल तुमने ले लिया अपने हाथ में। तो इस तरीके से समझ सकते हो इन दोनों को। नेक्स्ट बताओ, इसमें बताओ बच्चों क्या गलती है 13 में। ये तो हमें पता चल रहा है कि इस वाले में गलती है, लेकिन गलती क्या है बताओ। नहीं पता सर, चला? आएगा। अ ग्रेट डील ऑफ आता है, अ ग्रेट डील। तो यहाँ पर ए गायब है, तो बस ये गलत होगा। इतनी बात समझ में आई? यस। कई बार बच्चे ये न्यू लगाते हैं, न्यू का आ गया, नई मार्क आई को फिक्र करेगी। ठीक है, चलो 14 में बताओ, अ पर्सन हु रिगार्ड्स द होल वर्ल्ड एज अ कंट्री कॉस्मोपॉलिटन। पूरी दुनिया को ही अपना क्या मान लेता है? घर मान लेता है, तो उसको बोलते हैं क्या? कॉस्मोपॉलिटन। ये बताओ सिंसोर क्या होता है? बताओ। आकर्षण केंद्र। कहीं पर तुम जाते हो तो जो वहां का आकर्षण केंद्र होता है, जो मेन पॉइंट होता है, जिसके आसपास, जिसकी वजह से ही तुम गए थे उस जगह पे, वो आपका क्या कहलाता है? सेंसो। क्लियर हुआ इतना? कंटेम्पररी थोड़े टाइम के लिए, नहीं, एक ही समय। एक ही समय। एक ही समय का मतलब जैसे कह देना अकबर और बीरबल एक ही थे, कंटेम्पररी थे, एक ही जमाने के लोग थे। मतलब एक काल के। हाँ जी। कंटेम्परेरी जैसे डांस फॉर्म कहते हैं उसका जो आवाज समझ में नहीं आ रही। वो पूछ रहे कंटेम्परेरी डांस फॉर्म भी होता है। कंटेम्परेरी डांस। हाँ, आवाज कटी फिर से। सर कंटेम्परेरी डांस फॉर्म भी होता है, वो ये बोल रहे हैं। अच्छा अच्छा, फिलहाल कंटेम्पररी का हम क्या लेते हैं? एक ही समय का, मतलब एक ही टाइम के थे दोनों, समय एक दोनों का क्या था? सेम था। कॉन्क्विटी क्या होता है बच्चों? नखरे दिखाना। दिल फेक महिला। क्या आज सर? उसके दिल फेक महिला, फ्लर्टी, आज इसके साथ फ्लर्ट कर रही है, कल उसके साथ फ्लर्ट करती है, तो उसे क्या बोला जाता है? कॉन्क्विटी। सर मैंने तो यही पढ़ा है, पता नहीं। ये नाउन भी होता है कॉन्क्विटी। खाली महिलाओं के लिए सर ये? हाँ, ये कॉन्क्विटी महिलाओं के लिए ही यूज किया जाता है। ठीक है, पुरुषों के लिए एक होता है, बट यार मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन अब आएगा भी नहीं है, मुझे तो याद अब। पुरुषों के लिए भी होता है, भूल गया मैं। चलो अभी पूछ लेते, नहीं तो अभी था ये थोड़े सर पुरुषों के लिए भी। फेमिनिस्ट। नहीं, फेमिनिस्ट नहीं, कुछ होता है, वो भी इम्पोर्टेंट वर्ड है, पूछता जाता है। फेमिनिस्ट एक पॉजिटिव वर्ड है, लेकिन ये एक नेगेटिव वर्ड है। अच्छा, चलिए अगले पे चलते हैं। सर फेमिनिस्ट तो शायद वो होता है महिलावाद, कोई महिला को। हाँ, महिलावाद, महिलाओं के लिए अच्छा सोचना, महिलाओं की रेस्पेक्ट करना, महिलाओं के लिए अच्छा सोचना, इस तरीके से। 15 बताइए, नॉन चालांट। हम तो फेमिनिस्ट हैं, तो अच्छा सोचते हैं भाई। 15 का बताइए, नॉन चालांट। नॉन चालांट का मतलब बताओ बच्चों, अगर आपने सर्च किया, पढ़ा, कोशिश की इसका। बेपरवाह, बहुत बढ़िया। बेपरवाह का मतलब जिसे कोई फर्क नहीं पड़ता, अच्छा हो बुरा हो, वैरागी, एक तरह से आप ये कह सकते हो, वैरागी। ठीक है, अब आपको पता करना, देखो अनकंसर्न्ड, अनकंसर्न्ड का मतलब भी बेपरवाह हो गया, उसे फर्क नहीं पड़ता। अनइमोशनल यानी कि वो इमोशनल नहीं है, तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अपैथेटिक, पैथेटिक मतलब जिसमें सिंपैथी ना हो, दयनीय है। अपैथेटिक मतलब सॉरी, निठुर, हाँ, मतलब उसे कोई, हाँ, जिसमें सिंपैथी ना हो, अपैथेटिक। अब इसके लिए अनेक्सियस का मतलब एंशियस। एंशियस का मतलब सर जो चिंतित, चिंता करे मतलब वो। एकदम बेताब, मतलब वर्ड भी कितना अच्छा अच्छा मिल रहा है आजकल। सर बेताब है। वॉइस ब्रेक हो रही है। सभी के लिए ब्रेक हो रही है कि बस एक ही बंदे को ब्रेक लग रही है? नहीं सर, अभी तो हाँ ठीक आ रही है। बिल्कुल, शिवानी, कैसोनोवा, बहुत बढ़िया, शिवानी को मिल गया वर्ड। क्लियर है। दिल फेक, दिल फेक पुरुष क्या होते हैं? कैसनोवा, कैसोनोवा, गाना भी है। हाँ तू तो सुन ही ले, कैसोनोवा। चलिए, कॉन्किटी ना सुना होगा तुमने, लेकिन नहीं वो नहीं सुना सर। हाँ सुन ले। ऐसे चलो वर्ड नहीं सुनते हम। ठीक है बच्चों, कैसोनोवा, दिल फेक पुरुष क्या हो गया। अब ये मैंने दोनों एक साथ क्यों बताए? अगर कॉन्किटी का अपोजिट तो नहीं पूछेगा,
अपोजिट दिल पे एक पुरुष मत लगा देना, जेंडर बदल जाएगा। चलिए, एनेक्सियस का मतलब बेताज, जिसे हर चीज को जानने की इच्छा होती है, जानने की इच्छा हो जिसमें। सर ये या एंशियस चिंतित, एंजाइटी से है ना सर ये? हाँ चिंतित भी कह सकते हो, फिक्रमंद भी कह सकते हो, तो एनेक्सियस। क्लियर है बच्चों ये पांचों वर्ड? देखो मैं ये पांचों इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ कि पेपर में कहीं पे कुछ भी पूछा जा सकता है, आपको समझ में आने चाहिए फिर वर्ड्स। ये लो खत्म हो गया तो इंग्लिश का। भैया पैसेज किया था पैराग्राफ सर, ये करा दो, एक बार करा दो सर। भाई। मैं कैसे अब ये तो तुम्हारे करने की है, कुछ तरीका बता दो इसका गुरुदेव। भाई बस यही है कि या तो तुम अगर स्टोरी टाइप का है तो तुम पहले पैसेज पढ़ लो, अच्छा, अगर स्टोरी टाइप का नहीं है तो फिर पहले क्वेश्चन पढ़ लो, क्योंकि ना इसके बारे में बता तो दो, पांच क्योंकि स्टोरी है ना हमें जल्दी याद हो जाती है। देखो, अच्छा। व्हेन वाज द फर्स्ट डॉक्यूमेंटेड सबमर्सिबल कंस्ट्रक्टेड, तो देखो भाई सबसे पहले सबमर्सिबल कंस्ट्रक्टेड कब हुई थी? देखो ये रहा लिंक, मिल गया, ये रहा लिखो, अंडरलाइन करना सर। अच्छा हाँ, ये हाँ मिल गया, लो आंसर हो गया खत्म। कब हुआ? 1620 में हो गया। देखना है इस तरीके से ढूंढो, जैसे बचपन में ढूंढते थे। अगला क्वेश्चन देखो कैसे कह रहा है, अकॉर्डिंग टू पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। अब ये वाला क्वेश्चन आपके लिए बड़ा हो गया। बड़ा क्यों हो गया बच्चों? आपको ये चारों के चारों स्टेटमेंट पहले पैसेज में ढूंढने पड़ेंगे और फिर ये देखना पड़ेगा कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। अब इसमें एक क्वेश्चन नहीं है, ऊपर वाले पैराग्राफ में ये मैं क्या कह रहा हूँ वो समझो पहले। ये क्वेश्चन लेंदी है क्योंकि इसमें आपको ये चारों ढूंढने पड़ेंगे कि इसमें कौन सा सही है और कौन सा गलत है। एक क्वेश्चन के अंदर 4 क्वेश्चन हो गए इसमें, बाकी आप ढूंढोगे तो मिलेगा। चैट अपना पीछे से माइक बंद कीजिए सभी का। देखो, व्हाट इज द पर्पज ऑफ फर्स्ट सबमर्सिबल। अब इसमें पूछा है कि पहले का पर्पज क्या था, तो अब आप पढ़ो ये क्या था, क्यों था। पर्पज आपको पढ़ना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा कहां पर लिखा हुआ है। डू नॉट डिफरेंस बिटवीन सबमरीन। सर ये तो खुद पढ़ने से ही प्रैक्टिस होगी। ये खुद से प्रैक्टिस होगी, लेकिन मैं बता रहा हूं कि ढूंढना कैसे है। आपने क्वेश्चन ढूंढ लिया संदीप, क्वेश्चन पढ़ लिया कि पहले का पर्पज पूछा है, उद्देश्य। अब आप देखो कि क्या उद्देश्य था। अंडर वाटर एक्सप्लोरेशन, इसमें लिखा होगा कहीं पे ऐसा, नहीं तो सारे के सारे एक जैसे आ रहे हैं। चलिए पढ़े आगे। नहीं, ये आपको क्वेश्चन ही पढ़ना पड़ेगा बाबू, पहले क्वेश्चन पढ़ो फिर ढूंढो इसमें कहां पे लिखा हुआ है। सर थर्ड लास्ट लाइन में है, नीचे से। हाँ जी, टर्टल एंड अटेंडी टू ये ऊपर ऊपर अंडर चलो वाटर। सारे के ढूंढने में पाया नहीं भाई। हाँ भाई मिलेगा, ढूंढोगे तो। चलिए करें आगे, बढ़े इसे खत्म करें। हाँ सर मैथ्स करा दो अब। मानसी बताओ कौन सी लाइन थी नीचे से? सर थर्ड लास्ट, ये वाली। हाँ सर। इसमें सर तो नहीं मेरे है। को भी करा नहीं है। थर्ड लास्ट में सर फर्स्ट लिखा हुआ है ना, अंडर वाटर एक्सप्लोसिव। नहीं, ये एक्सप्लोजिव वाला गया, ये एक्सप्लोरेशन है। हे हाँ। भगवान, ये एक्सप्लोरेशन मतलब है खोजबीन, और ये क्या है, बम विस्फोट। हाँ ऐसा ना कर दियो वहां पे। अरे सर मैंने तो अभी करा है, मैंने पेपर ही नहीं सॉल्व नहीं करा मैं बात बता रहा हूँ, आपको मीनिंग पता होना चाहिए कि वो पूछ क्या रहा है। ऐसा नहीं है कि एक्सप्लोर और एक्सप्लोजिव एक जैसे लगे। हाँ जी सर पढ़ने से सर हो पाएगा। बोलो बोलो। लास्ट वाले पैराग्राफ वाला जो ऊपर वाला पैराग्राफ है ना, उसमें है वो। लास्ट वाला जो पैराग्राफ है, उसके ऊपर वाला जो पैराग्राफ है मिडिल वाला यानी कि। सर, और नीचे करो इसको, स्लाइड को। सर इसमें देखो, अरे चलो मिल जाएगा ना, छोड़ो। मिल जाएगा। मैं मेरा ढूंढ- थॉट आगे बढ़ो सर। हाँ मैं सर आगे बढ़ यही रहा है। रुक तो जाओ यार, आगे सर बढ़ो। तुम मैथ्स 10 करा दो। क्वेश्चन पूछे हमने, अच्छा कुछ बोलना बताओ, नहीं ना। अच्छा भाई बताओ बताओ, ऐसे मत करो, बताओ कहाँ पे बता रहे थे, बताओ। ये तो गुस्सा करेगा नहीं तो फिर बताओ। सर इधर लेफ्ट में देखो, इसी में लेफ्ट में। सर थर्ड लाइन पावर्ड बाय के नीचे। सर मिडल वाला सर ये है ना, दो दिस क्राफ्ट वाज ओरिजिनली डिजाइन फॉर अंडर वाटर एक्सप्लोरेशन। ये रहा देखो, हाँ जी सर, ये रहा। देखो बच्चों, ये रहा अंडर वाटर एक्सप्लोरेशन, मिल गया संदीप। हाँ सर देख लिया, थैंक यू। ऐसे ढूंढना है आप। चलिए कर लोगे, अभी कोशिश करोगे इसके बाद। हाँ जी। चलिए इसके बाद अब मैथ शुरू कर लेते हैं, फिर ये पेपर खत्म करें। भाई देखो, इंग्लिश में तो आपको वोकेबलरी याद होगी तभी आप पेपर कर पाओगे। मैं अभी भी आपको बता रहा हूँ, ग्रामर पे फोकस मत करो,
अगर कोई आप ग्रामर करने बैठ रहा है तो मत करो, उसकी जरूरत भी नहीं है। आपने देखा अभी पूरा हमने पेपर कर लिया, उसमें 2 या 3 ही सेंटेंस थे जिसमें ग्रामर का यूज था, बाकी पूरे का पूरा किस पर डिपेंड था? वो कैब पर था। अगर वो कैब आपको याद थी तो आप कर पाए, नहीं थी तो फिर मुश्किल हो गया। सर वो कैब सर कहाँ वो से तैयार कैब की करें? लिस्ट भेज दो ना। क्या? सर एक चीज पूछनी थी। हाँ बोलो। सर ये सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशंस क्या करने चाहिए? इनका कोई क्वेश्चंस, 1-2 ही क्वेश्चंस अभी तक दिखे हैं पेपर में भी। मुझे तो अभी भी नहीं दिखा एक भी पेपर में सुपरफ्लुअस तो। सर एक दो ही दिखे हैं, मैंने देखे हैं, ग्रामर का मैंने रूल हो लिखे गया, भी हुए हैं, ग्रामर मैं का आपको रूल भेज हो गया, दूंगी। बस सिर्फ ग्रामर का रूल हो गया एक तरह से। तो मैं भी कह हाँ रहा हूँ जी। ग्रामर पे फोकस मत करो सर वो कैब कहाँ से प्रिपेयर करें फिर? भाई, बुक से प्रिपेयर करो। मैंने आपको बताया नीतू सिंह की बुक से वोकेबलरी करना शुरू करो। जब वो डन हो जाए तो फिर अजय कुमार सिंह की आती है उसे करो, फिर वो हो उसमें जाए तो तो फिर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वो वाले ना? नहीं भाई, नीतू सिंह की वोकेबलरी का सेक्शन है नहीं, अजय एंटोनियम। कुमार वाली। हाँ तो वो प्रीवियस ईयर पेपर की है सारी की सारी, उन्हें करना शुरू करो फिर। टाइम है क्या बहुत ज्यादा? नहीं, जिसके पास है, इनका पेपर नहीं है ना अभी, इनका आगे है इनका पेपर, सारे फिजिकल के थोड़ेंगे भाई। चलो। सर आपका नहीं है ना पीआरटी वाला? ना जी मैडम जी, मेरा ना पीआरटी वाला, मेरे से उसमें अलाउ साइकोलॉजी ना नहीं किया पढ़ी ना इस जाएगी। बार बीएड वालों का? मेरी को साइकोलॉजी पढ़ी भी ना जाएगी वैसे भी, मैं खुद साइको हो जाऊंगा। बस क्वेश्चन करते हैं शुरू। एक दशक, बस 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 शांत शांत, क्वेश्चन देखते हैं। बच्चे कितने जल्दी उतावले हो जाते हैं। एक दशक में एक विद्यालय की शिक्षा की फीस 36,000 रुपए से बढ़ा के 72,000 रुपए कर दी। प्रतिवर्ष फीस में क्या वृद्धि हुई? औसत क्या वृद्धि हुई? 10%। किस किस का ये नहीं बना बच्चों? जिसका नहीं बना वो चैट में बोले। मैं माइक बंद कर देता हूँ क्योंकि सब तो पूछेंगे नहीं। ओके अमित। हाँ अमित बोलो। सर मेरा नहीं बना ये। ओके वसुधा बताओ क्या कह रहे थे? कुछ कह रही थी ये, क्या हो गया फिर से? चलो जिसका नहीं बना वो समझते हैं। भाई वो देखो ना, सिंपल से कह रहा है कि 36,000 से कितना हो गया? 72,000 हो गया। एक बार बताओ कितनी बढ़ गई? एक बार बताओ कितनी बढ़ गई? 36,000। 36,000 बढ़ गई कितने में? 36,000 में कितने % हो गया? पहले बताओ ये वाली लाइन जिसे जिसे नहीं समझ में आई, मैं माइक सभी के ऊपर रखता हूँ। बताओ बच्चों ये वाली लाइन किसे नहीं समझ में आई? 36,000 से 72,000। नहीं आई सर, नहीं आई सर। अरे 36,000 से 72,000 हो गए तो कितने रुपए बढ़ गए? 36,000। ये 36,000 ठीक है, 72 हो गए। 36,000 की जो वृद्धि हुई वो किसमें हुई? इन वाले 36 में। कितने % बढ़ गया? भाई अगर मैं कहता हूं कि तुम्हारी पहले सैलरी 36,000 थी, अब 72,000 हो गई, तो कितना इंक्रीमेंट हो गया तुम्हारी सैलरी में? 100% का इंक्रीमेंट बोलोगे कि नहीं बोलोगे? 2% हो गया सर, है ना। अब ये 10 साल में हुआ है, 10 साल में कितना? 100%। एक साल में कितना हुआ होगा? 10%। बस हो गया आंसर। सर ये 2 बार ये क्यों ले लिया आपने 36,000? नहीं ये अंतर लिया है, ये अंतर है। गुरुजी ये कैसे पता ये 10 साल में 100% हुई है जी? एक दशक लिखा है बाबू देखो। एक दशक, ठीक है जी। और बताइए किसे कंफ्यूजन है इसमें? ये 100% आने के बाद वाला समझा दीजिए। 10 साल में कितना हो गया? 100% बढ़ गया। जी सर। तो एक साल में कितना बढ़ा होगा? 10 से डिवाइड कर दिया। ठीक है। यूनिट मेथड। 10 की वैल्यू 100, एक की वैल्यू कितनी? 10। ठीक है सर। चलिए, चक्रवर्ती ब्याज के साथ 3 वर्ष में इतने रुपए हो जाते हैं, ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। बताया था इसके लिए सीधा सीधा फॉर्मूला लगाओ, आंसर पाओ। ये बताया था ए इक्वल टू क्या होता है? P 1/r/100 की पावर कितना होता है? T। अमाउंट कितने हो जाती है? 19,965। प्रिंसिपल कितना था? 15,000। 1 + r कितना है पता नहीं। अच्छा ये वाला तो फिर आपके लिए लंबा पड़ेगा ना, कोई बात नहीं। एक तरीका तो ये है, आप इसमें क्या करोगे? ऑप्शन उठा उठा के रखोगे, कैलकुलेशन करोगे, आंसर आएगा। एक तरीका तो ये है बच्चों, ये बड़ा हो जाएगा, यहां से आर की वैल्यू निकाल सकोगे कैलकुलेशन करके, लेकिन ये क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या था? आप अमाउंट और प्रिंसिपल का क्या ले लो? रेशो ले लो, ये शॉर्टकट। 15,000 और कितना है? 19,965। 15,000 और 19,965, आप इनका क्या निकालो? रेशो निकालोगे।
आपको इनका क्या निकालना है, रेशो निकालना है। रेशो बताना जरा कितना आएगा, किया था किसी ने ये? 1331 और 1000। ये इसका रेशो आ गया। अब एक बात समझो, कितने वर्षों की बात कर रहा है, 3। तो यहां पर इसका आपको क्या लेना होगा, क्यूब रूट लेना होगा। इसका क्या लेना है, क्यूब रूट। 10 रुपए से ये कितना होगा, 11। 10 रुपए से 11 हो गए तो कितने बढ़ गए, एक की वृद्धि हुई कितने पर, 10 रुपए में। कितने परसेंट ब्याज दर आ गई, 10%। सर फिर से समझो, मैं फिर से बताता हूं, ये वाला हटा देते हैं, ये वाला वैसे भी तुम करोगे नहीं एग्जाम में नहीं सर, 1 मिनट रुको। ना, इसे हटा दो। जो बड़ा है उसे क्यों ले रहे इस वाले तरीके में सर दोनों अगर वैल्यू उठा के रखते हैं ऑप्शन से तो दोनों इक्वल्स आने चाहिए ना। हो? हाँ, दोनों इक्वल आने चाहिए फिर, लेकिन वो बड़ा हो जाएगा हर एक ऑप्शन को उठाओगे तो। अब यहां से देखो, ये 15,000 था, 15,000, 19,965। आपको इनका रेशो निकालना पड़ेगा। रेशो के लिए क्या हुआ, ये दोनों की दोनों संख्या किससे डिवाइड हो गई, 15 से डिवाइड हो गई। तो ये 1,000 बचा, ये 13 से 31 बचा। अब यहाँ पर कितने वर्षों की बात कर रहा है, 3 साल। यहाँ पर कितने वर्षों की बात कर रहा है, 3 साल। तो यहाँ पर आपको क्या लेना होगा, क्यूब रूट लेना होगा। तो 1,000 का क्यूब रूट कितना है, 10। 13 से 31 का है कितना, इतना। तो इसका मतलब आपने अगर बैंक में 10 रुपए जमा करे तो वो कितने हो जाएंगे, 11। ब्याज कितना मिला, 1 रुपया। हमेशा याद रखना, जो रेट परसेंट होता है वो क्या होता है, इंटरेस्ट अपॉन प्रिंसिपल इंटू 100। इंटरेस्ट कितना मिला था, 1 रुपए का, कितने पर, 10 रुपए पर। कितने परसेंट की ब्याज दर चली थी, 10%। अभी बताओ किसे किसे बिल्कुल नहीं समझ में आया, मेरे को नहीं समझ आया सर इस तरीके से। क्या मेरे को समझ नहीं आया सर इस तरीके से। क्या नहीं आया सर इसमें? मुझे भी नहीं आया ये, अच्छा, ये तुम्हें ये नहीं है, ओके ओके, रुको। सिंपल तरीका समझाओ। सिंपल तरीके से करना है तो मैं सिंपल से आपको भी बता दूं। सिंपल तरीका तो यही था, बाकी तो फॉर्मूले वाला है। बाकी उसे करना चाहते हो तो उसे भी देखिए। 1 सेकंड रुको, मैं दूसरी शीट ले लेता हूँ ताकि आपको समझा सकूं। सर एक बार ये जो आपने तरीका बताया इसको भी एक बार दोबारा बता देना। मैं ये तरीका भी दोबारा बता देता हूँ, मैं क्वेश्चन भी दोबारा बता देता ठीक है सर। हूं। थोड़ा सा मेहनत कर लेते हैं। शीट दिखाई दे रही है दोनों? जी सर, जी सर। देखो, एक तरीका तो क्या था कि वही था जैसे मैंने अभी बताया कि भाई देखो, प्रिंसिपल और अमाउंट का क्या ले लो, रेशो ले लो। पहले वाले में कितनी थी, 15,000 थी, और वे रुपए कितने हो जाते हैं, 19,600, 19,965। यहाँ से आपको रेशो निकालना पड़ेगा। रेशो कितना आएगा, 1,000 और 1,331। पहले आप इसको 5 से काटोगे, 3 से काटोगे, तो छोटा करते करते रेशो ही आ गया। अब यहाँ पर कितने वर्षों की बात कर रहा है, 3 वर्ष की। तो यहाँ पर आपको क्या लेना होगा, क्यूब रूट, यानी कि घनमूल। हिंदी में क्या बोला जाता है, घनमूल। 1,000 का घनमूल कितना होगा, 10 क्यूब रूट, और 13 से 31 का क्या होगा, 11। कितने रुपए बढ़ गए, 1 रुपए। याद रखना, जब रेट की इंटरेस्ट होती है वो क्या होती है, इंटरेस्ट अपॉन प्रिंसिपल इंटू 100। आपने बैंक में 10 रुपए जमा करे और कितने रुपए वापस मिले, 11। तो कितने रुपए ब्याज मिला, बताओ, बोल के बताओ। 1 रुपए मिला। 1 रुपए कितने पर, 10 पर। इसका मतलब जो रेट ऑफ इंटरेस्ट थी वो कितनी थी, 10%। ये तो हो गया आपका ये वाला मेथड, शॉर्टकट मेथड। अगर आप अगर इसको, समय पूछा जाए तो भी यही फॉर्मूला लगेगा। नहीं, समय नहीं, समय के लिए ये नहीं लगेगा। एक तरीका क्या है, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1/R100। मैं इससे भी बता देता हूं जिनको ये फॉर्मूला अच्छे से समझ में आता है। 19,965। देखो, शॉर्टकट कुछ नहीं होता, इन्हीं से निकल के आते हैं। बस उसमें क्या होता है, स्टेप्स कम हो जाते हैं। ये लिखा। अब आप इस संख्या को इसके नीचे लेके आओ। अब यहाँ पर इन दोनों को बटे में है, बटे में है तो ये आपस में कटेंगी, तो कटेंगी तो ये ऐसे कटेंगी। कर वही सब कुछ रहे हो जो वहां पर कर रहे थे। अब दोनों तरफ का क्या ले लिया, घनमूल ले लो, क्यूब रूट ले लिया दोनों तरफ का। तो ये 11/10, 1 + R/100।
अब यहाँ से बच्चों आप कैलकुलेशन करोगे तो आपकी वैल्यू निकल के आ जाएगी यार। कैसे आएगी वो भी करके दिखा देता हूँ। वन उधर जाएगा, यहाँ से 1/10 बचेगा एलसीएम लेने के बाद। आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100/10। ये आपका बड़े वाला तरीका होगा, कैलकुलेशन वाला, मतलब फॉर्मूले वाला। इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दोगे, फिर उसे सोल्व करते रहो बैठ के, तो आपका आंसर आ जाएगा। अगर आप इतना बड़ा नहीं करना चाहते तो फिर आपको ये वाला तरीका याद करना पड़ेगा कि कैसे करते। क्लियर हुए दोनों तरीके भाई? जी इसमें कुछ नहीं करा मैंने अलग से, सिर्फ कैलकुलेशन करी है। इसमें आपको स्टेप याद रखना पड़ेगा कि पहले रेशो लेना है और फिर जितने समय की बात कर रहा है उतना रूट लेना है। 2 साल की बात कर रहा होता तो स्क्वायर रूट लेते, 3 साल की बात कर रहा है तो क्यूब रूट ले रहे। बढ़ सकते हैं आगे? सर समय वाला ही बता देते तो। अब जब समय वाला क्वेश्चन आएगा तो समय भी देखेंगे। बाकी अगर किसी को ये है कि उसे कंपाउंड इंटरेस्ट समझ में नहीं आ रहा है अभी, तो आप वीडियो जाकर देख सकते हो चैनल पर, वहां पर सारे क्वेश्चन हो रहे हैं जितना भी कंपाउंड इंटरेस्ट में पूछे जाते हैं। चलिए देखें, एक विक्रेता ने 10 रुपए में 100 कैंडी खरीदी, यानी कि 100 टॉफी खरीदी। किसी का मैसेज आया, 3 की जगह 4 या 5 होगा शिवानी, तो आपको 4th रूट 5th रूट ऐसे ही करना पड़ेगा। जितना वर्ष की बात कर रहा है उतना ही रूट लेना पड़ेगा। कभी देता नहीं है 3 साल से ज्यादा का इस तरह के क्वेश्चन में। एक विक्रेता ने 10 रुपए में 60 कैंडी खरीदी। 10 रुपए में कितनी कैंडी खरीदी? इतने। इसका मतलब मैं ऐसे समझ सकता हूँ, 60 कैंडी उसने कितने की खरीदी बच्चों? 10 रुपए की। एक कैंडी कितने की खरीदी होगी? 6 रुपए है, 1/6 रुपए की। ये समझ में आया भाई? 60 कैंडी 10 की, तो एक कैंडी कितने की? 1/6 की। अब उसे क्या चाहिए? 25% का प्रॉफिट चाहिए। मैंने आपको बताया था कभी एसपी इक्वल टू क्या होता है, सीपी 100 प्लस माइनस एक्स ओवर 100। अब इसका मतलब हमारा सीपी कितना है? 1/6। इस पर कितने का प्रॉफिट चाहिए? 25 का। यहां से 1/6 गुना ये कितना बता? 6/5 कट गया। पहले बताओ ये 1/5 तक किसे किसे नहीं समझ में आया? ये समझ में आया सभी को? सर वो 125/100 करके काट दिया ना इसको 25 से। अरे ये 5 ओहो, ये रुको 125 तो ये हाँ 5/4 आएगा। 5/4 ठीक है, 25 हाँ ठीक है सर। 5 बटे कितना हो गया? 6 चौक 24। अब बताओ, यानी कि एक टॉफी इतने की बेचनी पड़ेगी। इसमें याद रखना जो ये नीचे वाली संख्या है ये क्या है? संख्या। और ऊपर वाली संख्या क्या है? रुपए। ये मैंने बनाना अकेले वाले में करवाया था जब ऑफलाइन क्लास चल रही थी। यानी कि उसे 5 रुपए की कितनी कैंडी मिलेगी? 24। 5 रुपए की कितनी? 24। तो 10 रुपए की कितनी मिलेगी? बताना जरा। 5 रुपए की कितनी है? डबल 24। तो 10 रुपए की कितनी बेचनी पड़ेगी? 48। बस यही हो गया आंसर। नीचे वाली संख्या तरीके से बता दो, क्या? दूसरे तरीके से, रेशियो वाले तरीके से। नहीं, ये इसी से बनेगा। ये कर सकते हैं। पहले आप भाई ये चैट बंद करो, जिसे नहीं क्वेश्चन पूछना है वो अपना माइक बंद रखे, खोले नहीं माइक को। सर ऑप्शन से नहीं कर सकते? इसे ऑप्शन से नहीं कर पाओगे, मुश्किल हो जाएगा। 4 ऑप्शन है, चौथे तक पहुंचते पहुंचते 3 सोल्व करने पड़ेंगे पहले। सर इतना आसान तो है। बता। देखो 12 चौक 48 और 12 पंजे 60। 4 वो हो गया, उसका 25% अरे रुक जा मेरे भाई, 12 5 12 चौक 48, 12 पंजे 60 क्या कर दिया तूने? सर कैंडी तो 10 रुपए में बेचनी है, 10 रुपए की खरीदी है, 10 रुपए मतलब हाँ रहेंगे। अब चेंज जो आएगा उसी के अंदर तो आएगा, किसके अंदर? कैंडी के अंदर। हाँ तो पहले मैं कह रहा हूँ 48 बेचूं। क्यों? क्योंकि देखो कितने परसेंट है? 25%। ठीक है, 25% लाभ कब होगा? चौथा हिस्सा होता है 25% किसी हाँ चीज ठीक का। है, फिर आपने देख लिया किसके ऊपर? 48 पे 12 चौक 48, 12 पंजे 60। ठीक है, ऐसे चला गया। ठीक है, बाकी बच्चों ऐसे समझो
60 कैंडी कितने की थी, एक बार फिर से समझो, 10 रुपए की। एक बार फिर से समझो, 60 कैंडी कितने की थी, 10 रुपए की। तो एक कैंडी कितने की रही होगी, 10/60। ये 1/6 क्या आया, मुझे ये बता दो। अच्छा पहले ये आ एक गया कैंडी की सीपी, प्राइस। ये आ गया सीपी एक कैंडी का। एक कैंडी का सर। एसपी इक्वल टू होता है सीपी इंटू 100 प्लस माइनस x/100। तो यहाँ से हमने इसमें वैल्यू पुट करी, तो कैलकुलेशन करने के बाद आया 5/24। याद रखना इस तरीके में क्या होता है, नीचे होती है संख्या और ऊपर होते हैं रुपए। हमेशा याद रखना, ऊपर क्या होंगे रुपए, नीचे क्या होगी संख्या। इसका मतलब 5 रुपए की 24, तो 10 रुपए की कितनी, 48। बड़े आगे बढ़ सकते हैं। तो ये बताना 5 रुपए की 24 वाली बताना बात। ऊपर हमेशा क्या होगा 5 रुपए, ऊपर हमेशा क्या होगा रुपए, और नीचे हमेशा क्या होगी संख्या। तो इसका मतलब यहाँ पर देखो लेफ्ट साइड में 5 रुपए की 24 कैंडी बेच रहा है। बेचनी कितने की है, 10 की। तो 10 रुपए की कितनी बेचनी पड़ेगी, 48। और कृष्णा तुम्हारा तरीका इस वाले में ठीक है एकदम, लेकिन यहाँ पर अगर 10 रुपए और 10 रुपए दोनों जगह सेम था, अगर यहाँ पे दोनों जगह रुपए भी बदल जाते ना तो तुम्हारी कैलकुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाती, फिर नहीं हो पाता, फिर नहीं कर पाता। हाँ इस वाले में कर सकते हो, और यहाँ से तरीका भी सीखो। हाँ जी बताइए। अभी अभी कल परसों के पेपर में ना सर एक जगह पे ना आपने सीपी का फॉर्मूला बताया था, तो आपने इस पूरी इसको अपोजिट कर दिया था, है ना? ऐसे नहीं ही था ना? वो एसपी निकाला होगा हमने, सीपी निकाला। सीपी इक्वल टू होता है एसपी अपॉन 100 अपॉन, हाँ ये होता है। लेकिन दोनों में फर्क है ना, यहाँ से हम एसपी निकाल रहे हैं भाई। अब माइक बंद करिए, माइक बंद कीजिए। कोई और बोल रहा है सर, पता नहीं कौन है। अमित, आरती सहादरा। आरती माइक बंद करो। सीपी इक्वल टू एसपी अलग है और ये अलग है, यहाँ से हम एसपी निकाल रहे हैं, यहाँ से हम सीपी निकाल रहे हैं। ठीक है, तो ये वाला तो फिलहाल हम इसमें नहीं लगाते। ठीक है सर। ये बताओ क्वेश्चन किसे किसे अभी बिल्कुल भी नहीं समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर आसान सा था। किसी संख्या को, ये तो देखो हमने क्वेश्चन में कितनी बारी क्लास में किया है ये। अरे छोटा कैसे हो गया बड़े के चक्कर में। ये वाला क्वेश्चन हमने क्लास में भी किया था जब एलसीएमएच से पढ़ाया था, सेम ही क्वेश्चन आ गया। इस तरीके में क्या करते हैं, रिक्वायर्ड नंबर क्या होता है बच्चों, एलसीएम प्लस रिमाइंडर। ये बताया था। एलसीएम कितने का निकाला जाएगा यहाँ से, 60, 72 और 90 और 120 का। इनका एलसीएम कितना आएगा, 360। और इसमें रिमाइंडर वो कितना बोल रहा है, 12। 360 प्लस 12 372। बताओ कितना सा क्वेश्चन था। रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू क्या होता है, जो आंसर होता है वो हमेशा क्या होता है, एलसीएम प्लस रिमाइंडर। कितना रिमाइंडर बचने के लिए कह रहा है, तो एलसीएम निकालो। जुड़ जाता है सर। हाँ जी रिमाइंडर जुड़ जाता है। बहुत बढ़िया आरुषि, एकदम ठीक। बढ़े आगे बढ़े। एलसीएम एचसीएफ में बेसिक सा क्वेश्चन था ये। चलिए अब ये आया था चित्र में, तो भाई हटाओ, इसका चित्र ही नहीं दिया डीएसएसबी ने। कैसे कर सकते हैं, चित्र ही नहीं दिया। ये वाला क्वेश्चन हट जाते हैं क्या? नहीं मेरे भाई सुनो, अरे ये सुनो, अब मत बता भाई, मत बता। अगर वहां पे चित्र नहीं आया था तो ये क्वेश्चन हट जाएगा, लेकिन अगर आंसर की डाउनलोड करते समय नहीं आए तो उससे क्या फर्क पड़ता है। उसमें तो तुमने ये मैच करना है कि इसका आंसर ये है कि नहीं है, बस। ठीक है। ये हमने आंसर की डाउनलोड कर रखी है ना, तो हम कह नहीं सकते कि वहां पर आया कि नहीं आया। 50 संख्याओं का औसत 100 है, ये अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, सोचने पे मजबूर करता है। 50 संख्याओं का औसत 100 है, 50 में से अधिक कितनी संख्याएं हैं जो 100 से अधिक हो सकती हैं। अच्छा इसमें एक बताऊं, ये आप मानकर चलोगे सभी नेचुरल नंबर्स, नहीं तो दशमलव वाले ले लोगे तो अंतहीन बन जाएंगे, अनंत हो जाएगा आंसर इसका। नेचुरल नंबर आप मानकर चलोगे कि जो हम बात कर रहे हैं हम किसकी बात कर रहे हैं, नेचुरल नंबर्स की। चलिए बताइए किस किस का बना, ये किस किस का नहीं बना। देखो आप सोचकर देखो कि आप सिर्फ कितनी संख्या रख सकते हो 100 से ज्यादा, 49। 50 संख्याएं हैं, एक को तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक मान लिया हमने, इसको तो हमने एक मान लिया छोटी वाली को, बाकी सबको आप कितना मान लो, 101 101 101 101, इस तरीके से करते चले जाओ। तब भी इनका एवरेज कितना आएगा, जब इनका एवरेज निकालोगे तो वो वापस कितना आएगा, 100 ही आएगा। हुआ क्या,
इसका एक निकल कर किसके पास चला जाएगा? इस वाले के पास। इसका एक निकल कर इस वाले के पास, इसका एक निकल कर इस वाले के पास। ऐसे 49 में से एक एक निकलेगा और इसके पास पहुंचेगा तो इसके पास भी कितने हो जाएंगे? पूरे 50 हो जाएंगे। तो इसका मतलब यहां से आप एवरेज निकाल सकते। बिल्कुल नहीं आया। छोड़ दे। सर जी सर समझ बताओ ना, नहीं इसको बता दो ना, पूरा हे सॉल्व कर भगवान दो सर। कैसे बताऊं? ये सोल्व नहीं पूरा होगा। solve करके ये सिर्फ ये सोल्व करनी है, ये सोल्व करनी है, ये समझने का है बस। देखो इसमें अगर समझेंगे भी तो क्या अज्यूम नंबर वगैरह कैसे रखेंगे? नहीं, देखो एक्स लेके समझा दो सर। नहीं, इसमें एक्स ले नहीं सकते ना बाबू, क्योंकि इसमें सर, 50 संख्या। सुनो, इसमें ये तो है कि अगर हम 50वीं संख्या ले लेंगे तो वो उससे अधिक भी तो हो जाएगी, फिर हम एक नहीं कम हो, ही तो कम ही लेना पड़ेगा आपको। हाँ। एक संख्या आपको क्या लेनी पड़ेगी? कम लेनी पड़ेगी। जैसे अगर एक बार बताओ, अब ये कैसे समझाऊंगा मैं? आप अगर मान लो 100, 102, 103, अगर आपने ऐसी संख्याएं ले ली, सारी 100 से बड़ी ले ली, तो क्या इनका एवरेज 100 हो सकता है? नहीं। बताओ बच्चों जरा, क्या इनका एवरेज 100 हो सकता है कि नहीं हो सकता है? सर सारी बड़ी ले ली तो हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि भी तो सारी 100 से बड़ी हो गई तो एवरेज भी 100 से बढ़ ही जाएगा इसका। अब लेकिन आप ऐसा कर सकते हो कि एक ऐसी संख्या रख लो जो इन सभी को क्या कर दे? काउंटर कर दे, इन सभी के बाकी का हिस्सा क्या करे? खा जाए। जैसे अगर मान लो मैं ऐसे ले लेता, यहाँ पर 101 ले लिया, यहाँ पर 102 ले लिया, यहाँ पर 150 ले लिया, यहाँ पर 200 ले लिया, लेकिन लास्ट में एक माइनस वाली संख्या ले लेता हूं, मैं नेगेटिव नंबर ले लेता हूं। ऐसा नंबर ले लिया कि इन सभी को काउंटर कर देगा, जितना भी इनमें फालतू है ना वो सब खा जाएगा, और फिर से अल्टीमेटली एवरेज कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। बात समझ में आई? आप मैक्सिमम कितनी संख्याएं ले सकते हो पॉजिटिव में? 100 से ज्यादा 49। आपको एक आखिरी वाली नंबर फिर क्या रखनी पड़ेगी? नेगेटिव रखनी पड़ेगी, ताकि वो सबको क्या कर दे? बैलेंस कर दे। अच्छा, मतलब 49 संख्या है, हम बड़ी वाली ले लो सकते हैं, और एक वाली संख्या ले लो नेगेटिव। जैसे अभी तो 49 पता चल रहा है आंसर है, हाँ हाँ, भी तो फिर कैसे पता चलेगा तो सर? ये इसीलिए तो क्वेश्चन समझा रहा हूं। जैसे मान लो अगर मैं कहता ही मैं इसका एवरेज बनाना चाहता हूं 40, बताओ बच्चों, अगर मैं इसका एवरेज 40 बनाना चाहूं तो पांचवी संख्या मुझे क्या रखनी पड़ेगी? 14 कम कर दो सर 40 में से। कैसे? बात समझो, इसका मतलब क्या हुआ? हाँ मैं समझ रहा हूं, ये भी बड़ी है, ये भी बड़ी है, ये भी बड़ी है, ये भी बड़ी है, तो जो इसमें फालतू आ रहा है ना वो कहां गायब करना पड़ेगा आपको? इस वाली एक्स में गायब करना पड़ेगा, तभी तो ये बैलेंस हो पाएंगी। अब मान लो अगर मैं 42, 43 इन सब की जगह में लिख दूं 101, 102, 1000, 2000, और अब मैं चाहता हूं कि इन सबका एवरेज एक्स को मिलाकर आप एवरेज 40 बना दो, क्या बना सकते हो? एक्स की वैल्यू क्या रखनी चाहिए कि जिससे एवरेज 40 आ जाए? ऐसा क्वेश्चन हो सकता है सोल्व कि नहीं हो सकता? मुझे ये बताओ, एक्स की वैल्यू कुछ निकल सकती है कि नहीं निकल सकती है? निकल सकती है। एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? नेगेटिव आ जाएगी। सर आप अगर कह रहे हो नेगेटिव, अगर मैं नेगेटिव रख लूं 1000, हाँ तो फिर ये 100 वाली से ऊपर 101 तो पता नहीं कितने ऊपर पहुंच जाए। मैं वही कहना चाहता हूं, आप सारी संख्याएं 100 से ऊपर रख सकते हो, आप सारी संख्या 100 से ऊपर रख लो, लेकिन एक संख्या को क्या कर दो? ऐसा कर दो बाकी का जितना भी इंक्रीमेंट हुआ है ना, बाकी जितने भी फालतू हैं वो सबको खा जाए। इस तरह के क्वेश्चन में आंसर फिर ये बन जाता है। अगर मान लो यहाँ पर 50 की जगह कितनी संख्याएं होती? 1000 होती, तो आंसर का क्या बनता? 999। 999। आप बाकी की सारी संख्या को कुछ भी रख सकते हो, एक संख्या ऐसी रख दो जो सबको क्या कर दे? बैलेंस कर दे, आपका आंसर आ जाए। एक चीज और पूछ लूं सर बस? हाँ जी बताओ। अगर ये औसत कितना भी दे रखा हो, 100 दे रखा है, तो हमने 100 से ऊपर की संख्या ली, अगर हाँ। औसत जितना भी दे रखा हम उसी से ऊपर की संख्या मानेंगे ना सर? औसत से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, मान लो मैं 200 कह देता, हाँ, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अब तो 200 हम के ऊपर 200 की, आप सुनो ना, 200 की जगह 500 ले लो, 600 ले लो, 1000 ले लो, लेकिन लास्ट में एक संख्या आपको क्या रखनी पड़ेगी? कैसी रखनी पड़ेगी जो इन सभी को क्या कर दे? बैलेंस कर दे, खा जाए इनका फालतू का, माइनस कर दे। सर सुनो, हाँ जी सर बताओ। जब हम 1 से 100 तक की सभी संख्याओं को औसत निकालते हैं नहीं, तो हाँ हम बोलो, तो सुनो हाँ ना, बोलो, तो हाँ बोलो, हम बोलो। 101 लेते हैं और 101 को हम 2 से काट देते हैं, तो फिर हमारा आंसर आ जाता है। अच्छा जी,
होता है ना ऐसी, मैंने सीखा हाँ है। जी, हाँ हाँ ठीक है। तो लेकिन वहां पे 100 इसमें बोला कहाँ है कि 100 तक की संख्या लेनी है? नहीं, मैंने आपसे पूछा है, इसमें नहीं दे रखा। तो वो ऐसे होता है, 101 क्यों लेते हो कि पहली और आखिरी का सम करके ऐड करना होता है, यहाँ से आता है ये, पहली और आखिरी को जोड़कर आधा कर दो। और अगर हम इसमें से बीच में से ले लेते हैं जैसे 80 या 70, तो तब भी उसमें दो दो जोड़ते हैं, वो अगर तो सम तब बोल होगा रहे ना हैं जब तो। तब वो अर्थमेटिक क्वेश्चन अलग हो जाएगा भाई बच्चों, इससे ज्यादा एक्सप्लेन मैं नहीं कर पाऊंगा। मैं यार- बस इतना चाह रहा हूँ कहना, सुनो मेरी बात, आप सारी संख्या एक तरफ कर सकते हो, एक ग्रुप पूरा अलग बना सकते हो इसका, और एक आखिर में संख्या आपको ऐसी लेनी पड़ेगी जो उसको क्या कर दे, बैलेंस कर दे। तो इस तरह के आंसर में अगर वो 50 संख्याएं ले रहा है तो आंसर 49 है, अगर वो मान ले 1000 संख्याएं ले रहा होता तो आंसर इसका कितना हो जाता, 99,999। 1 लाख ले रहा होता तो 99,999। बस एक नंबर कम आप रख सकते जितनी हो, संख्याएं हैं उसमें से एक माइनस कर दो। एक माइनस कम कर लो, बस इतना याद रखो। बाकी देखो इसे सॉल्व करके नहीं दिखाया जा सकता, क्योंकि उसने ये नहीं बोला कि कौन सी संख्या लेनी है, कहां से कहां तक की लेनी है, उसने तो कोई भी संख्या लेनी। चलिए, अगर आ गया तो वेल एंड गुड, नहीं आया तो भाई वीडियो दोबारा देखना, कोशिश करना, नहीं तो फिर रखना। बस आंसर इसका कितना आंसर मान लो, संख्या -1। सर एक सेकंड नीचे करना क्वेश्चन पे। अभी कर रहा हूं भाई, अगले पे जा रहे हैं। चलिए 7 का बताइए बच्चों आंसर, जिसके नहीं बनाइए। तीन उम्मीदवार प्रतियोगिताओं के अंतिम चरण में पहुंचे और मतदान से विजेता का निर्णय किया जाना है। उन्हें इतने इतने वोट मिले, इतने लोगों ने वोट नहीं करा। अच्छा, टोटल वोट कितने पड़े बच्चों, जरा बताना। तीनों को प्लस करेंगे सर। वोट कितने पड़े? 25,000, 37,500, 62,500। भाई सर ये 1,25,000। 1,25,000 ये आ गया। इसका मतलब ये वोट पड़े हैं, लेकिन हुआ क्या है, टोटल में से कितने व्यक्तियों ने वोट नहीं करा था? 1/6 ने वोट नहीं करा था। टोटल में से 1/6 ने वोट नहीं करा, तो कितनों ने वोट करा होगा? 5/6 ने। और वो कितने के बराबर है? 1,25,000 के। तो टोटल वोट कितने आ गए यहां से, बताओ? यहां से 1.5 लाख। टोटल वोट कितने पड़े? 1.5 लाख। अब पूछ क्या रहा है, जीतने वाले उम्मीदवार को कितना मिला? जीतने वाले उम्मीदवार को कितने मिले बच्चों? 62,500। 62,500 कितने में से? 1.5 लाख। 1.5 लाख में से परसेंटेज निकाल लोगे अब? सर ये ये आ 5/6 का आया सर, ये वाला। 1/6 ने वोट नहीं करा, तो सर कितने हम ने ऐसे वोट तो कर करा? सकते हैं सर, हाँ। 1,25,000 का मतलब 6 पार्ट निकाल के फिर इसी में ऐड कर ना, देंगे। इसका 6 पार्ट नहीं करना, गलत कर दोगी। अगर मैं कहूं, अच्छा एक बात समझो, यहाँ पे फिर से देखते हैं, स्लाइड दिखाई दे रही है? जी। मैं कहता था क्लास में कुछ बच्चों ने, क्लास में 1/3 बच्चे गायब है, 1/3 बच्चे गायब है, तो कितने बच्चे क्लास में मौजूद हैं? मौजूद कितने बताते? 2/3। 2/3 बताते? 2/5। कैसे बताया? करते हैं सर, ये हाँ मैं कैसे बता करते रहा हूँ, मैं हैं? बता रहा हूँ। नीचे वाली संख्या हमेशा याद रखना टोटल होती है, ऊपर वाला क्या होता है? पार्ट। अब अगर एक गायब है तो टोटल में से एक गायब हो गया, तो बचे कितने? 2। अगर मैं कहता है ऐसे ही 1/5 व्यक्तियों ने वोट नहीं डाला, तो कितनों ने डाला होगा बच्चों? 4/5 ने। 5 में से 1 ने नहीं डाला, तो कितनों ने डाला? 4 ने। कितने में से? 5 में से। आ गया। अब अगर मैं कहता हूं, एक बात बताओ, अगर मैं कहता 2/7 ने वोट नहीं डाला, सिर्फ वो बताओ जो चैट में बताना चाहता है, इसका आंसर बताना। 2/7 ने वोट नहीं डाला, तो कितनों ने डाला? फ्रैक्शन में बताना कितनों ने डाला। नहीं, 6/7 गलत हो जाएगा भाई। 5। 7 में से कितनों ने नहीं डाला? 2 ने। तो कितनों ने डाला? 5/7। आया समझ में ये वाला पॉइंट? अब ऐसे यहां पर देखो, वो क्या कह रहा है कि 1/6 ने नहीं डाला, तो कितनों ने डाला होगा? 5/6 ने।
टोटल के 5/6 ने डाला, वो कितनों के बराबर है? 1,25,000 के। तो टोटल यहाँ से कितने आ जाएंगे? 1.5 लाख। अब 1.5 लाख में से इसे कितने वोट मिले? इतने। ये कितने परसेंटेज के बराबर आ गए? चलिए अगला पढ़े। चलिए अगला देखते हैं। सर 1.5 कैसा है? एक बार कैलकुलेशन है भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करी। जैसे 125 के अपन में 1 करके। हाँ हाँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगी ना। आए समझ में? प्रिंस सर, हाँ जी बताओ। ये 62,500 ये लिखा है ना कि भाई उसने 25,000, 37,500, 62,500 मत मिले। हाँ डाले सर गए ये इतने आप, तो। हाँ इतने डाले गए सर, फिर ये आपने 62,500 क्यों लिया ऊपर? तो उसने क्या पढ़ भाई, पूरा क्वेश्चन पढ़। जीतने वाले को कौन जीतता है? जिसे वोट ज्यादा मिलते हैं। जी सर। तो इसलिए ऊपर 62,500 लिया। ठीक। आया समझ? यहाँ से आगे बताओ, ये जो टोटल चलिए अगला देखते हैं। 5/6 जो है आवाज समझ में नहीं आ रही मुझे। सर, ये जो 5/6 लिया गया है, हाँ जी। तो 6 तो सर समझ आ रहा है कि ये हमारा मतदान इन्होंने नहीं किया। नहीं हाँ, फिर ये 5 कहाँ से आया? अभी भाई यही तो सिखाया था इस वाली शीट में। ये देखी थी शीट जब कर रहे थे। सर कट गया था मेरा। ओहो। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं कहता हूँ कि 1/3 बच्चे एक क्लास में नहीं है, तो क्लास में कितने बच्चे हैं? कैसे बताते हो? पक्का? ऐसे कैसे करते हैं? नीचे वाली संख्या होती है टोटल और ऊपर वाली क्या होती है? पार्ट। अगर मैंने कहा कि 1/5 ने वोट नहीं डाला, तो कितने उन्हें डाला होगा? 1/5 ने वोट नहीं डाला। 1 सेकंड सर, 1/5 5 इतना नहीं सोचो, देखो यहाँ पर देखो, नीचे वाली संख्या आंसर की तरह हो गया ना, हाँ, ऊपर से माइनस कर दो नीचे आंसर। वाली संख्या भाई, एक मिनट से समझाने दो। नीचे वाली संख्या होती है टोटल और ऊपर वाली होती है पार्ट। इसका मतलब 5 में से 1 ने वोट नहीं डाला, तो कितनों ने डाला? 4 ने। 4 कितने में से? 5 में से। 5 में से 4 बंदों ने वोट डाला, इसका मतलब। ऐसे अगर मैं कहता हूं 2/7 ने वोट नहीं डाला, तो कितनों ने डाला होगा? बताओ, सोच के बताओ खुद ही सही। 7 में से कितनों ने नहीं डाला? हाँ 5/7 ने डाला होगा ना जी। ऐसे यहां पर आ जाओ, कितनों ने वोट नहीं डाला? 1/6 तो कितनों ने डाला होगा? 5/6 5/6 ने डाला होगा टोटल के। और वो कितने के बराबर है? जितने टोटल मिला के वोट मिले इनको, 1,25,000 के बराबर। तो टोटल कितने थे? फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया ऐसे। ये ऊपर चला क्या? ये आप यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे तो कितना आ जाएगा? 1.5 लाख। इसका मतलब जो वोटर लिस्ट थी, जो टोटल वोट्स थे, वो कितने थे? 1.5 लाख। 1.5 लाख। अब 1.5 लाख में से जीतने वाले को कितने मिले? सोच के बताओ कौन जीता होगा इसमें से? 62,500 वाला सर। 62,500 वाला। फ्रैक्शन कैसे बनती है? टोटल में से कितने 62,500 आए, परसेंटेज निकाल लिए, 100 से मल्टीप्लाई, कैलकुलेशन करोगे तो ये आ जाएगा। ठीक है। चलिए, और बाकी सभी समझ में आया सभी के? बढ़े आगे। जी। 8वां छोड़ा मैंने, कैलकुलेशन बहुत अजीब जा रही है। अब भाई वहां पे मत छोड़ियो अधूरा। वहां पे तो हाँ, वहां पे तो आर्या पार वाली है, बीच वाले नंबर नहीं मिलने के। या तो बिल्कुल भी मेहनत मत करो, और मेहनत करो तो फिर पूरा आंसर निकालो। और पेपर में ये आदत पड़ती नहीं है जब तक आप घर पे नहीं करोगे ये काम। जब तक घर पे कैलकुलेशन करने शुरू करोगे ना, पूरा क्वेश्चन एक तरफ और ये वाला एक तरफ, क्या परसेंटेज निकालना, ऐसे फंस जाओगे वहां पे। इसलिए पूरा क्वेश्चन करो घर पे भी। अभी मेहनत कर ले भाई बस, फिर आराम से नौकरी लग जाएगी, फिर इतनी मेहनत ना करनी पड़ेगी। फिर तो बच्चों से मेहनत करवानी। भागो बच्चों भागो। चलो, एक घोड़ा पहाड़ पर चढ़ने की तुलना में 60% तेजी से उतरता है। ऑब्वियस ही बात है, नीचे उतरना आसान होता है। यदि एक तरफा रास्ते की जाने की दूरी 180 किलोमीटर है और नीचे उतरने का समय 180 मिनट है,
तो ऊपर चढ़ने की गति क्या है? बताओ बच्चों, किस किस का ये नहीं बना, चैट में बताओ। आंसर इसका कितना दे रखा है? 37.5। जिसका नहीं बना वो समझो कैसे करेंगे इसे। देखो एक बार बताओ, एक तरफ रास्ता तय करने की वाली दूरी और नीचे उतरने का समय दे रखा है। कहाँ का समय दे रखा है बच्चों? नीचे उतरने का। तो नीचे उतरने की चाल क्या होगी? स्पीड इजिकल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितनी है? 180। समय कितना लग रहा है? 3 घंटे। तो इसका मतलब नीचे उतरने की चाल उसकी कितनी है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ये बताओ पहले लाइन किसे किसे नहीं आई? 180 मिनट का मतलब 3 घंटे हो गए। ये क्लियर हो गया सभी का? 180 किलोमीटर 3 घंटे में तय किया, तो इसका मतलब उसके उतरने की चाल कितनी है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अब क्या कह रहा है? घोड़ा पहाड़ पर चढ़ने की तुलना में 60% तेजी से उतरता है। अब एक बात बताओ, टाइम का रेशो दिया है। स्पीड का नहीं मान ले सर हम। नहीं, हमें स्पीड का नहीं लेंगे भाई, टाइम का दे रखा है, वो तो निकाल लेंगे, दिखाऊंगा कि क्यों हुआ ऐसा। डायरेक्ट लेना चाहते हो तुम ले सकते हो, लेकिन मैं बच्चों को समझाऊंगा ना कि उल्टा क्यों करा। एक घोड़ा पहाड़ पर चलने की तुलना में क्या कह रहा है? 60% तेजी से उतरता है। 60% तेजी से उतरने का मतलब क्या है? आप स्पीड का ही ले लो, चलो ये भी ठीक है, स्पीड का ही ले लो। अगर इसका मतलब, अगर चढ़ने की स्पीड उसकी क्या है? 100 है, उतरने की क्या रहती होगी? 160। पहले इतना बताओ समझ में आया कि नहीं आया? वाह। अब यहां से इसका रेशो निकालेंगे तो कितना आएगा? 8:5। अब हमारे हिसाब से जो उतरने वाली स्पीड है, कुछ गलत कर दिया क्या? सर 60 को 160 पे लोगे ना? सही है सर, सही है सर 60 का 60% लेंगे ना? नहीं, रुको रुको रुको, 1 मिनट रुको। 8/5। अब उतरने वाली स्पीड तो ये तो 20 के आ जाएगा बराबर। कुछ गड़बड़ हो गई। एक घोड़ा सर पहाड़ पर वो 160 के वो नहीं लोगे अपॉन में? क्या? 60 किलोमीटर है और उसकी वो उतरने की स्पीड 160 है। नहीं, 160 का है उसकी उतरने की स्पीड। अच्छा, ये यहाँ पर रेशो हाँ सही काटा हमने, 8/5 आ गया। अब उतरने की स्पीड तो भाई 8 रेशो कितने के बराबर? 60 के। तो 5 रेशो कितने के आ जाएगा? 20 का आ जाएगा ऐसा कोई। हाँ ठीक है बच्चों, ठीक है। 8 रेशो कितने के बराबर है यहाँ से? मैं सोच रहा हूँ, मैंने कहा कहाँ गड़बड़ हो रही है। एक रेशो यहाँ से कितना आएगा? 7.5। ये बताओ समझ में आया कि नहीं आया? मैं देखो, हमारे जो उतरने के रेशो हैं वो कितने हैं? 8 हैं। लेकिन जो उतरने की चाल है वो कितनी है? 60 है। तो 8 रेशो कितने के बराबर? 60 के बराबर। एक कितने के बराबर आ जाएगा? 7.5 के। तो 5 कितने के बराबर होंगे? 37.5। सर 20 आएगा ना? क्यों आएगा 20? 5 में मल्टीप्लाई कर रहे हो ना बाबू। सर 3 आवर्स कैसे आया? 180 मिनट दे रखे थे देखो। हाँ अच्छा, हाँ, आवर्स और में चेंज बताइए। कर लिया। नहीं, 8 रेशियो जो है, जो 8 रेशियो है, एक रेशियो का तो 20 आएगा ना यहाँ पे। अरे भाई, 4 से काटूंगा तो 15/2 आएगा। 7.5 आ गया। मैं भी ये गलती कर रहा था, मैं भी 20 ले रहा था एक रेशियो के लिए, अभी कह रहा था ना मैंने, कहा कहाँ पटक गई। आया समझ में बच्चों ये? नहीं आया सर। सर क्या एक नहीं बार आया? बता दो दोबारा से। देखो, नीचे उतरने की चाल यहाँ तक बताओ, ये समझ में आया कि नहीं आया? ये किसे सर नहीं? ये पहली 60 लाइन तो ठीक किलोमीटर है। प्रति घंटा ये समझ में आ 160 गया। के घटाओ जी, 8 रेशियो के आगे जो डंडा लग रहा है ना, 160 लग रहा है, इसे हटाओ। ये यहाँ तक का तो समझ में आ गया, इसे अलग कर लेते हैं। हाँ अब सर ये तो उतरना आ और गया। चढ़ना देखो स्पीड में क्या कह रहा है कि प्रिंस सर हो गया। हाँ, ये मैं बाकी रेशियो को के भी आगे जो बता एक दूं। डंडा है ना, हाँ रेशियो के जी, आगे एक डंडा ही सेट हो पहले। क्यों हटाऊं? ये एरो लग रही है, एक लग रहा है, 160 लग रहा है, इसलिए 20 निकल रहा था हमारा। सर सर हाँ जी बताइए। सर ऐसे नहीं कर सकते, जैसे आपने हमने 60 स्पीड निकाल ली, हाँ जी, लेकिन उसको कंपैरिजन करा हमने 160 से, 160 से कंपेयर कर लो तब भी आंसर सेम आएगा। तब भी यही आएगा ना सर? हाँ ठीक है तब ना भी यही मतलब? आएगा, हाँ बिल्कुल ठीक है। ये रेशो तो मैं इसलिए बना लेता हूँ ताकि संख्या छोटी हो जाए। अब देखो, स्पीड उतरने और चढ़ने में क्या कह रहा है कि घोड़ा पहाड़ पर चढ़ने की अपेक्षा 60% तेजी से उतरता है। अगर इसका मतलब चढ़ने में उसकी स्पीड 100 है, तो उतरने में उसकी स्पीड क्या रहती होगी? 160। भाई कह रहा है ना 60% तेजी से उतरता है। यहाँ पर रेशो निकाला तो 8 और 5,
इसका मतलब उसके उतरने की स्पीड कितनी रेशो होनी चाहिए? 8 रेशो होने चाहिए, लेकिन वो निकल के कितनी आई थी कैलकुलेशन के बाद? 60। तो 8 रेशो बराबर 60 के, एक रेशो कितने का आ गया? 7.5 का। 5 रेशो कितने के होंगे? 37.5 के। अभी बताओ किसे किसे बिल्कुल नहीं आया बच्चों? गीतांजलि आंसर नहीं दे रहे हो कुछ भी, कुछ बता, बोल भी नहीं रहे हो, पूछ भी नहीं रहे हो। किया था पेपर? सर अभी तो ऑब्जर्व ही कर रही हूँ, मेरे को मैथ्स में थोड़ा है डाउट। ओके मैथ्स ज्यादा किया नहीं है मैंने। ठीक। रीजनिंग और वो क्योंकि हम कल कर चुके थे तो इसलिए आपको ऐसा लग भी सकता है। हाँ जी सर। संता 9 दिनों में 50% कार्य पूरा करता है। बताओ बच्चों, करता है? कर ले। शेष कार्य बनता पूरा करता है। अच्छा ये एक बात बता दो, शेष काम बचा कितना होगा? सर ये तो बहुत इजी था। 50%। 50%। यानी कि 50% काम बनता कितने दिनों में करता? अब तुम्हारे पेपर के क्वेश्चन है 15 दिनों में, 100% काम कितने दिनों में कर लेगा? 30 दिनों में खत्म। बताओ किस किस का नहीं बना? ये बल्ले बल्ले वाला क्वेश्चन था ये तो। बन गया सभी का बच्चों? ये पहले इसे आवाज बंद करो जिसके यहाँ पे कुत्ते भौंक रहे हैं। हाँ अमित बोलो, कुछ कह रहे हो? रेज हैंड है। चलो आगे बढ़ते हैं। भैया सिंपल सा समझ में आया? 50% काम संता ने कर दिया तो इसके लिए 50% काम बनता 15 दिन में कर रहा है पूरा काम, यानी कि 100% कितने दिन में कर देगा? 30 दिन में। ये भी आसान सा था। एक संख्या का 40% यानी कि मान लो x का 40% बराबर है y के कितने के? 1/6 के। तो x गुना 40/100, यहां से काटेंगे तो ये कितना आएगा? 2। यहां से आएगा तो कितने? 5। अब बात समझो, y को नीचे ले जाओ, 5 उधर चला जाएगा, ये 12 आ गया। रेशो कितना बन गया x और y का? 5:12। ये हो गया आंसर। बताओ किसका नहीं बना ये बच्चों? सर मेरा 12/5 12/5 बन रहा था। नहीं 12/5 मत कर देना, ऑप्शन में हमेशा याद रखना जब रेशो का क्वेश्चन होगा तो उल्टे वाला रेशो जरूर देगा। सर किसी किसी क्वेश्चन में आप ना जैसे x का 40% बोला था, आप y के इक्विवेलेंट रख देते हो उसको कि वो बराबर हो जाए। मैंने ये नहीं जो बोलेगा, नहीं देखो ना, कह रहा था ना कि दूसरी संख्या के 1/6 के बराबर है, तो 1/6 भी तो लेना पड़ेगा ना मुझे फिर वहां पे। अगर वो सिर्फ ये बोलता कि y के इक्विवेलेंट है तो सिर्फ y लेते। यहाँ पर बोला था कि y के 1/6 के बराबर है तो y का 1/6 लिया। हाँ कृष्णा बोलो। सर मैंने 100 रख के करा था तो मेरा उससे भी आ गया था। हाँ उससे भी आ जाएगा, 100 रख लो, फिर आपको दोनों संख्या अलग अलग आएंगी, वापस उनका रेशो निकालना पड़ेगा। नहीं मैंने सर ऐसे कुछ नहीं, मैंने कहा 100 एक रकम जैसे 100 है उसका 40% 40 हो गया, वो हाँ जी। एक का छठा इससे मल्टीप्लाई कर दिया उसे। हाँ तो इसका मतलब वो कितना आ गया? 240 के करीब आया था सर। 240 आ गया। वापिस रेशो तो निकालोगे ना भाई ये लाने के लिए ऑप्शन। हाँ सर वो तो फिर आसान हो। हाँ तो मैंने वही तो कहा ना कि रेशो तो निकालना पड़ेगा। जी सर। मैंने कहा बिना रेशो करे कैसे निकाल दिया इसने। चलिए ये बच्चों बताओ किसे किसे बिल्कुल भी नहीं आया? भाई देखो ना, फिर से पढ़ो क्वेश्चन को, ध्यान से पढ़ो क्या कह रहा था कि x का 40% बराबर है y के 1/6 के। परसेंटेज का साइन हटाया तो 40/100, 40 को 20 से काटा तो 2, नीचे 5। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, ये 5 ऊपर जाएगा, ये 2 नीचे आएगा, तो x अपॉन y क्या हो गया? 5/12। इस बटे की जगह हम क्या लगा लेते हैं? रेशियो का साइन लगा लेते हैं, तो x/y 5:12। बहुत बढ़िया, बढ़ सकते हैं आगे। हाँ जी। बाकी बच्चों बताओ अगर किसी को पूछना है तो। चलिए फिर, ब्याज की सांकेतिक दर 90% है। ब्याज की दर सांकेतिक दर, ये भी अच्छा क्वेश्चन था बच्चों। यदि ब्याज हर 4 महीने में चक्रवृद्धि होता है तो वर्ष की प्रभावी दर क्या होगी? बताओ जरा क्या होगा आंसर? किस किस का ये नहीं बना या किस किस का बन गया? ए। हाँ ये तो मुझे भी पता, ए। किस किस का बन गया बताओ? सांकेतिक क्या होता है सर? सिंबॉलिक, मतलब है बस, छोड़ो, तो मैं इससे मतलब ही नहीं है। ब्याज की दर कितना है? 90%। देखो हाँ अमित बोलो। सर ये भी 1000 मान के हो गया था। क्या कह रहे हो अमित बोलो। आदेश हाँ बोलो।
बोल ही नहीं रहे हो। चलो सर ये सांकेतिक से समझ में नहीं आ रहा क्या था ये। अरे हटा दो, नहीं सोच समझ में आती उस चीज को, क्या टेंशन ले रहे हो, हटाओ इसे। ब्याज की दर कितनी है? 90% है, ऐसा मान लो। अब समझ में आ गया? सर 100 पे 90। 100 पे 90, 100 रुपए ब्याज पे तो 90 रुपए सूद खा जाओ। ठीक है, अब देखो याद रखना, हर 4 महीने में हो रही है तो इसका मतलब एक बार हर 4 महीने में हो रही है तो साल में कितने हिस्से बने होंगे? 3। तो इसका मतलब इस 90 का क्या करना पड़ेगा आपको? 1/3 करना पड़ेगा। कितना आएगा बच्चों? 30% आएगा। यहां तक का पहले मुझे बात समझाओ, आई कि नहीं आई? हाँ, रेट रेट तो उतनी हो जाती ना बिल्कुल आधी। सर। अब बात समझो, स्ट्रक्चर मैंने आपको ये वाला बताया था, अगर याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो करना। यस सर। ऐसे बताया था। मैं अपनी तरफ से मान लेता हूं कि 1000 रुपए, बल्कि मान लेता हूं 10,000 रुपए, 10,000 रुपए थे, उन्होंने दे नहीं रखा तो अपनी तरफ से मान लो। 10,000 का 90% कितना हुआ बच्चों? 9,000। 9,000। फिर 9,000 का 90% कितना होगा बच्चों? 8100। आया यहां तक का? अब 8100 का ले रहे हो आप क्या? सर? 30% नहीं लोगे आप? 90 ले रहे हो अभी भी? ओहो, अभी भी 30, अरे सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक कहा, मैं भी सोचू ये तो ज्यादा आ रहा है। ठीक है, 30,000, 30,000, 30,000। अब 30,000 का 30% कितना होगा बच्चों? चीज का 30% ये आपने 10,000 ही अरे बोला। भगवान, क्या कर रहा हूं आज मैं। ठीक है ठीक है, हटा देते हैं 1-1 जीरो। अब 3,000 का भाई 90% कितना होगा बच्चों? सॉरी 30%, 3,000 का सर 30%, 30,000 हो जाएगा ना। 900 रुपए। 27 3 900 रुपए भाई। सर अब अभी आपने 30,000 ले लिया था ये। क्या? अब तो रेट 30% चल रही है ना, हाँ 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 तो इसलिए 30% की चलेगी पूरे क्वेश्चन में। हाँ हाँ, ठीक है सर, हो गया। अब 900 का 30% कितना? 900 का 30% कितना होगा बच्चों? 270। 270। आप इस पूरे को ऐड करो, करो ऐड जरा, कितना आएगा यहाँ से? 3,000, 3,000, 9,000, 9,000 का कितना आया ये? 2,700। यहाँ से कितना है? 270। पूरे को ऐड कर लो। 11,970। अब ये जो 11,970 का इंटरेस्ट मिला वो कितने पर मिला? 10,000 पे। 10,000 पे। 10,000 पे हाँ हाँ हाँ। कितने परसेंट हो गया ये? देखो ना, 11,970 वाला ऑप्शन कौन सा है? ये रहा, हटाओ। सर हाँ जी, समय का क्या किया आपने इसमें? कुछ नहीं, समय का कह रहा था, 1 वर्ष का कह रहा था। नहीं, तो ये 4 महीने का रखा है ना। हाँ, 4-4 महीने के कितने हिस्से बनेंगे समय के? 3 हिस्से। भाई वो देखो 4 महीने कह रहा है और 1 वर्ष में कह रहा है। 1 वर्ष ये में 4 4 महीने महीने, मतलब क्वार्टर क्वार्टर बोलते हैं ना इसको इंग्लिश में। क्वार्टर क्वार्टर। क्वार्टर में, हाँ ठीक है, समझ गई मैं। तो हो गया। स्ट्रक्चर ये बन गया। क्लियर है बच्चों ये? अब ये जिसने करना आता है वो ठीक है, जिसे नहीं आ रहा होगा मुश्किल हो जाएगा थोड़ा सा। सर इंटरेस्ट निकालने के बाद क्या किया है वो बता दो एक बार। टोटल मिला के इंटरेस्ट निकाल लिया, अभी बता रहा हूँ, छोटा भी देख के कर लेते हैं। टोटल मिला के इंटरेस्ट निकाल लिया। 11,970 का इंटरेस्ट कितने पर मिला? यहाँ पर देखो, लेफ्ट साइड में कॉर्नर पर, जो हमने एज्यूम किया था वही हम रखेंगे 10। वो नीचे लेंगे प्रिंसिपल। ठीक है सर। कितने परसेंट इंटरेस्ट मिल गया? इतने परसेंट। ठीक है सर। सर जरूरी हाँ नहीं जी, है कि हम 10,000 ले, हम 1,000 भी तो ले सकते हैं, 1,000 100 भी भी ले तो लो, ले सकते हैं, उससे भी नहीं। उससे भी निकल जाएगा, वो डेसिमल में आ जाएगा बस। सर एक चीज पूछनी है। हाँ बोलो। सर 1000 में भी डेसिमल में नहीं आएगा? नहीं आएगा, मुझे भी दिखता है, 100 पे आ जाएगा। वो तो अपनी कैलकुलेशन, आप जितना मानना चाहो, मैं हमेशा 10,000 मानता हूँ ताकि झंझट ही खत्म हो जाए। बताओ क्या कह रही थी मानसी? सर मेरे को ना एक चीज पूछनी थी आपसे। जैसे इसमें तो अभी ये दे रखा है मतलब अगर ऐसे दे रखा हो 2 साल 4 महीने, तो हाँ सर कंफ्यूजन होती है मेरे को कि जैसे 4 जो लास्ट वाला आता है हाँ, उसको 4 से डिवाइड करेंगे या उसको 3 3 को, 3 से।
हिस्से कितने बने साल के? मतलब जितने हिस्से बनते हैं उससे हाँ जी, करते हैं। हाँ जी, अगर 6 महीने दे रखा हो तो तो आधा 2 कर दो। तो आधा कर दे। हाँ ठीक है जी, सर, ये करना पड़ना था। समय मल्टीप्लाई होता है, रेट डिवाइड होती है ना। वो कुछ और पूछ रही थी। चलो, अब इसमें बार नहीं है, क्या कर सकते? ये वाला बताओ बच्चों, आसान सा था। दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात यानी कि A1:A2 ये दे रखा है। वृत्त क्या होता है? सर्कल, एरिया, रेशो, सरकमफेरेंस। क्या दे रखी है? C1 C2 दे रखी है। क्या होती है भाई? 2πr1। 2π से 2π कैंसिल, R1:R2 कितना आ गया यहाँ से बच्चों निकल के? 4:5 आ गया कि नहीं आ गया? सर आप 2πr क्यों ले रहे हो? क्षेत्रफल लोगे ना उसका πr नहीं, स्क्वायर। ये जो रेशो दे रखा है ये तो सरकमफेरेंस का दे रखा है ना, एरिया का तो पूछा है। हाँ तो सर यही तो कह रही हूँ मैं, तो एरिया का नहीं लोगे आप? पहले एरिया का कैसे ले लोगे? पहले तो तुम्हें इसका निकालना पड़ेगा। पहले तो जो गिवन है उसी से तो शुरू करोगे। हाँ जी ठीक है सर। अब उसने पूछा A1:A2 कितना होगा? ये कितना होता है बच्चों? πr²। पाई से फिर पाई खत्म। R1 की वैल्यू कितनी है? 4। R2 की वैल्यू कितनी है? 5। कितना आ गया? 16 25। बताओ कितना आसान सा था। शीट में थे ये सवाल जब मेंसुरेशन की शीट भेजी थी तुम्हें? बताओ किसे नहीं आया बिल्कुल भी? भाई देखो, उसने सरकमफेरेंस का रेशो दे रखा था, तो आप पहले सरकमफेरेंस का रेशो के हिसाब से उसका फॉर्मूला लगाओ। सरकमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2πr1 और 2πr2। R1 R2 क्यों लिया? क्योंकि दो गोले हैं। 2π से तो 2π कैंसिल हो गया। R1:R2 का वैल्यू कितनी आ गई? 4:5। इसका मतलब R1 की वैल्यू कितनी है? 4 और R2 की वैल्यू कितनी है? 5। अब एरिया का क्या होता है? अब पूछा किसका है? एरिया का। एरिया क्या होता है? πr², πr2²। पाई से पाई खत्म। R1 कितनी है? 4, 4 का स्क्वायर। R2 कितनी है? 5, 5 का स्क्वायर। ये कितना आ गया? 16 25। पेपर में ऐसे क्वेश्चन छोड़ना मत बच्चों। देखो इसमें कुछ था नहीं है सब। अगर आपने घर प्रैक्टिस की होगी इस वाली शीट की जो आपको तब मेंस्ट्रुएशन में कराया था, तो वहां पे समझ में आया होगा। फिर ये किस किस का ये नहीं बना था? किस किस का बन गया था ये बताओ? सब मेरा बन गया था। बहुत बढ़िया। मानसी, बाकी हरेंद्र, रवि, क्या नाम है, बाकी बच्चे भी तो बताओ। एक का ही बना था वो। यही क्वेश्चन ना। हाँ चलो आगे बढ़ते। अब ये क्वेश्चन मुझे समझ नहीं आ रहा क्या है। इंग्लिश नहीं है ना इसकी। जब किसी संख्या को किसी घन से गुना किया जाता है, किसी संख्या के घन से गुना किया जाता है, यहाँ तक को तो समझ में आता है कि क्यूब से मल्टीप्लाई कर दिया। 5 ही लेके कर लो आप इस क्वेश्चन को। उस संख्या के वर्ग का गुणनफल। अब किसका गुणनफल भाई? सर जो घन से गुणा किया गया है, जो गुणनफल आया है उसका। एक संख्या थी, मान लो संख्या क्या मान ली? x मान ली। इसकी 120 की हमने क्या कर दी? x के क्यूब से मल्टीप्लाई कर दी। ये नई संख्या आ गई। तो उस संख्या के वर्ग, अब इसका भी वर्ग करेंगे जी के वर्ग, फिर इसका भी वर्ग करो जी। का गुणनफल प्राप्त होता है। ये लेकिन एक गुणनफल है किसका? किसकी गुणा करूँ अब इसमें मैं? सर वर्ग का गुणनफल है वर्ग का। सर 120 का जो x की क्यूब है, हाँ, इसका वर्ग करोगे और जब उसका वर्ग करोगे तब इसको इसमें गुणा करेंगे। इतना बड़ा करेंगे? नहीं भाई, कुछ और इंग्लिश देखनी पड़ेगी इसकी। एक बार कह रहा संख्या के 2/5वें भाग के घन के 3 गुना कर देते हैं। नहीं, एक बार मैं देखूंगा। पहले मैं इसका एक इंग्लिश वर्जन देख लूं, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। आपका बन गया था ये क्वेश्चन? भाई जो बता रहा था वो बताओ एक बार। ये बन गया था? ठीक है। तो इसे मैं एक बार देखूंगा, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा भाई। जब खुद ही नहीं समझ में आ रहा तो अभी कैसे बताऊंगा? फिर लंबा हो जाएगा बहुत ज्यादा। कोई बात नहीं, इसे नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। अभी तो बचेगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, ये लो, फिर भूल जाओगे नहीं तो। अरे स्क्रीनशॉट लोगे तो ये आ जाएगा। हो गया स्क्रीनशॉट? हटाऊं? सर शायद इसमें मतलब जो शुरुआत में
आधी वो बन रही इक्वेशन वो ये बनेगी 120 का अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं x का क्यूब से तो बराबर होगी x का स्क्वायर हो जाएगा x की पावर 4। भाई एक बार मैं करूंगा फिर मैं बात करूंगा इसके बारे में, है ना। टाइम अभी इसमें नहीं लगाएंगे ज्यादा। मैं एक बार इसका इंग्लिश वर्जन देख लूंगा, जब मुझे समझ में आ जाएगा तो अभी इसमें कंपनी में तालिका नहीं दी है, बताओ यार क्या करें। ये वाला बताओ बच्चों, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, देखो कैसे है। पाइप पूल को भर सकता है, पाइप बीसी को भरने में इतना इतना लेता है। यदि याद है अल्टरनेट डेज वाला काम का एक क्वेश्चन कराया था मैंने टाइम एंड वर्क में। हाँ जी सर सर। ये पहले समझ भी में आ गई, ये कराया नहीं है। समझ में आया था ABC देखो मैं बता रहा हूँ, पहले तो एबीसी दिया है, ये 30 घंटे में खाली कर सकता है, ये 15 और 10 घंटे में भर सकता है, एलसीएम आया 30। ये -1, माइनस क्यों लगाया बच्चों, क्योंकि ये खाली करने वाला है। यहां तक का समझ में आ गया सभी को, ये माइनस यहाँ पर नहीं आएगा। इसका मतलब बी एक घंटे में कितना पानी भरता है, 2 लीटर। सी एक घंटे में 3 लीटर। 3 क्यों लिखा है सर आपने? हाँ 2 और 3 क्यों लिखा है ये सर? डिवाइड कर दिया, 30 को 30 से डिवाइड करो 1 आएगा, 30 को 15 से डिवाइड करो 2 आएगा, 30 को 10 से डिवाइड करो 3 आएगा। ये एफिशिएंसी आ गई। अभी देखो ये क्वेश्चन अगर आपने टाइम एंड वर्क नहीं पढ़ा है ना तो थोड़ा मुश्किल लगेगा। अब क्या कह रहा है कि पहले कौन काम कर रहा है, बी, फिर सी, फिर ए, फिर बी, फिर सी, फिर ए, फिर बी, फिर सी, फिर ए, इस तरीके से काम चलता जा रहा है। बी आया, बी क्या कह रहा है, मैं तो कितने पानी डाल दूंगा उसमें, 2 लीटर। सी आया, वो क्या कह रहा है, मैं कितने पानी डाल दूंगा, 3 लीटर। ए आया तो ए क्या कह रहा है बच्चों, निकाल दूंगा सारा का सारा। नहीं सारे का सारा नहीं, 1 लीटर निकाल दूंगा। एक निकालेगा सारे एक। सारे का सारा। एक निकालेगा पति। बस ऐसे काम चल रहा है। इसने कितने घंटे लिए होंगे अपने काम में, 1 घंटा इसने लिया होगा, 1 घंटा इसने लिया होगा, 1 घंटा इसने लिया होगा। लेकिन एक बात बताओ, 3 घंटे में पानी भरा कितना, 4 लीटर। ऐसे पढ़ सकता हूं कि 4 लीटर पानी कितनी देर में भरा, 3 घंटे में। भरना कितना है, 1 लीटर कितने में भरेगा बच्चों, 3/4 में। 30 लीटर कितनी देर में भर जाएगा, 22.5 घंटे। खत्म। सर हाँ जी बताइए। ये आपने जो किया है BCA 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 उसने बोला है ऐसा, हाँ उसने बोला है ये जब तक जाएगा जब तक टंकी भर नहीं जाती। भाई पहले उसने बी से बुलाया, फिर सी को बुलाया, फिर ए को बुलाया, फिर क्या करे वापस बी से, और इस तरीके से चलता रहा स्ट्रीम्स। अब देखो ये थोड़ा हैवी क्वेश्चन हो जाएगा, जिसने टाइम एंड वर्क पढ़ रखा है उसको तो समझ में आया होगा। ये क्लियर है बाकी बच्चों थोड़ा सा। भाई ये 30 15 10, पहले बी आया, सी आया, ए आया, फिर बी आया, सी आया, इस तरीके से। आप सारे का सारा ना लिखो, आप वो देख लो कि ग्रुप कहां पर बना, ग्रुप कहां पर बन गया यहीं पे, तो बस यहीं का देख लो। 3 घंटे में कुल मिलाकर 4 लीटर, या फिर ऐसे पढ़ो 4 लीटर पानी 3 घंटे में, 1 लीटर पानी 3/4 घंटे में, तो 30 लीटर पानी कितने में, 3/4 गुना 30, 22.5 घंटे। ये वाला देखो, अब बताओ क्या कर सकते हैं इसमें। रीजनिंग का क्वेश्चन है, मैथ्स में डाल दिया है डायरेक्शन। x 20 किलोमीटर, ठीक है, x 20 किलोमीटर चलता है किधर, दक्षिण में, पाइथागोरस पर यहाँ पे आया। फिर वह दाएं मुड़ता है, दाया किधर होगा, इधर, और कितना चलता है, 15 चलता है। फिर वह दाएं मुड़ता है और कितना चलता है, 20, यहाँ पर पहुंचा 40। यानी कि ये 15 है, ये पूरी 40 थी यहाँ से यहाँ तक की, यहाँ से यहाँ तक की 20 होगी, तो ये कितने बनी 20। वो पूछ क्या रहा है, उसके और वो मूल वर्तमान के, यानी कि यहाँ से चलना शुरू करा था, ये स्टार्टिंग था, ये एंड है, इनके बीच में ये पूछ रहा है। मान लो ये ए, ये बी, ये सी और ये डी। पूछ क्या रहा है, एडी। एडी बराबर क्या होगी, पाइथागोरस लगाएंगे, 15 का स्क्वायर 20 का स्क्वायर, कुल मिलाकर ये क्या आ जाएगा, 25 का स्क्वायर, यानी कि 5 आ जाएगा, सॉरी 25 आ जाएगा। सर 625 का 5 आ जाएगा ना। 625 का 25 आएगा। हाँ 25। सर हाँ जी बताइए। पाइथागोरस राइट एंगल ट्रायंगल में लगता है क्या? हाँ जी राइट एंगल ट्रायंगल में ही लगेगा सिर्फ पाइथागोरस। ठीक है सर। बहुत बढ़िया। चलिए
ये आया सभी को समझ में बच्चों? हाँ जी जिसे नहीं सर। समझ में आया वो पूछो। चलो, एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई, कोण, स्लैंट हाइट, रेडियस, हाइट, रेशो, बस इससे ज्यादा अंग्रेजी नहीं आती। ये डिफरेंस भी है, ठीक है। अब देखो, एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई याद करनी है। तिर्यक ऊंचाई का फॉर्मूला क्या होता है? एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का अंडर रूट। अब ये फॉर्मूला याद होगा तो कर पाओगे। अब वो क्या कह रहा है कि रेडियस और हाइट में जो रेशो है वो कितना, 8:15, लेकिन जो डिफरेंस है वो कितना, 14। हमारे हिसाब से कितने का डिफरेंस है? 7 रेशो। 7 रेशो बराबर 14 के। एक रेशो कितने का? 2 का। इसका मतलब उसकी रेडियस कितनी है? 16, और हाइट कितनी है? 30। इसमें वैल्यू पुट कर दो, यहां से सॉल्व कर लोगे, एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 30। किसे किसे अब बिल्कुल नहीं समझ में आया वो बताओ भाई। पहले तो स्लैंट हाइट का फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको। एल इक्वल टू होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इसका मतलब है, मतलब क्या होता है इंग्लिश में? सर कौन उससे भी देखो पहले लिखा है, इंग्लिश मीडियम वालों को इंग्लिश पता होनी चाहिए। वाह, मैंने लिख दिया था इसलिए इस क्वेश्चन पाते ही सर अच्छा एक बात बताओ बच्चों, इस क्वेश्चन पाते ही सबसे पहला पहला मैंने क्या काम करा था? इंग्लिश ही लिखी थी। हाँ तो सर अब लिखी थी तभी तो सॉल्व करा हमने, अब आ गया। चलो बहुत बढ़िया। यहां से देखो आर और एच में कितना डिफरेंस है हमारे हिसाब से? 7। वो कितना बता रहा है? 14। तो 7 रेशो बराबर 14 के, तो एक रेशो कितने के आ गए? 2 के। एक रेशो 2 के, तो 8 की वैल्यू कितनी आएगी? 16, और 15 की वैल्यू कितनी आएगी? 30। यहाँ पर वैल्यू पुट कर दोगे, 16 और 30 के स्क्वायर ऐड कर लोगे, रूट निकाल लोगे, कितना आएगा? 34। वाओ, इतना सिंपल क्वेश्चन था, बताओ। एक वस्तु को लागत मूल्य पर 260% के लाभ पर बेचा जाता है। यदि विक्रय मूल्य को, यानी कि ये एसपी है, ये सीपी है, को रखकर लागत, ये सीपी में 80% की वृद्धि होती है, तो नए लाभ और विक्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। बताओ बच्चों, ये किस किस का बन गया था? अच्छा क्वेश्चन लग रहा है पढ़ने में। एक वस्तु को लागत मूल्य के, यानी कि हम मान लेते अपनी तरफ से, सीपी हमने मान लिया कितना, 100 मान लिया, तो एसपी कितना रहा होगा उसका? 360। भाई 260% के लाभ पर बेच रहे हो ना, ये समझ में आया? 360 कैसे आया? हाँ जी सर। 100 का 260%। हाँ जी, या फिर ऐसे ही रखो, ये सिंपल से बात है, फॉर्मूले में क्यों जा रहे हो? 100 का 260% ऐड कर लोगे तो वो कितना आ जाएगा? 360। 360 आ जाएगा। अब यदि विक्रय मूल्य को सेम रखे, यानी कि विक्रय मूल्य तो आपका सेम ही रहेगा, यही रहेगा, लेकिन लागत मूल्य में 80% की वृद्धि करते, तो नया लागत मूल्य न्यू सीपी कितना आएगा बच्चों, जरा बताना। 180। 180। तो नए लाभ और विक्रय मूल्य का, अब इसका मतलब नया लाभ कितना रहा होगा बच्चों? वस्तु तो अभी भी 360 में बेच रहे हो, लेकिन खरीद के कितने की ला रहे हो? 180 की। इसका नया लाभ कितना हो गया? 180 रुपए का नया लाभ है। पूछ रहा है कि नए लाभ के और एसपी का रेशो क्या होगा? एसपी क्या है बच्चों? 360। रेशो कितना आ गया? 1:2। खत्म। बच्चों देखो एक बार फिर से, सीपी हमने कितना मान लिया? 100। तो एसपी कितना रहा था होगा? 360। अब वो कह रहा है कि विक्रय मूल्य सेम रखो, तो 360 ही रहा एसपी तो, लेकिन जो लागत मूल्य है उसे 80% बढ़ाता, तो 100 की जगह कितना हो गया? 180 हो गया। अब अगर तुम 180 की वस्तु 360 में बेचोगे तो कितने का प्रॉफिट कमाओगे? 180 का। अब नए लाभ और विक्रय मूल्य में रेशो निकालना है। नया लाभ ये रहा, नया एसपी ये रहा, या एसपी तो यही था, वो रेशो कितना आ जाएगा? 1:2। कहीं बच्चों के ऐसा ना हो सिर पर उतर रही हो, हे भगवान क्या चल रहा है ये? सर हाँ जी सर एक चीज पूछनी है, जैसे बोलो इन्होंने बोलो। अगर जैसे हमने लाभ तो निकाल लिया इसको माइनस करके, अगर इसने लाभ परसेंट पूछा होता तो तो लाभ पर, 180 पे 360 पे रखते ना 180 को। हाँ नहीं ना ना, नहीं सीपी पे ही, सीपी पे ही। 180 पे ही। हाँ 180 पे ही 180 रखते हैं। 100% आता फिर। ठीक है सर।
हाँ चलिए, ऐसे पूछोगे डाउट क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बाकी बच्चे कुछ बोल नहीं रहे, अब इसका मतलब मैं क्या निकालूं 2-3 को छोड़कर। खैर बाकी सब्जेक्ट में तो बोलते ही है कम से कम। दो संख्याओं के वर्गों का योग ये है, संख्याओं का अनुपात ये है। ये क्लास में कराया था क्वेश्चन, जब मैंने रेशो की बेसिक क्लास कराई थी ऑफलाइन में भी। दो संख्याओं के वर्गों का योग इतना है, संख्या इतनी है, तो एक संख्या कितनी रही होगी बच्चों? 9x। दूसरी कितनी रही होगी? 11x। वो क्या रहा कि 9x का स्क्वायर प्लस 11x का स्क्वायर कितने के बराबर है? 50-50। 81x स्क्वायर 121x स्क्वायर 50-50। यहाँ से टोटल मिला के कितने हो गए? 210 नहीं सर 202। 202 एक्स स्क्वायर। यहां से एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी? इसको डिवाइड करोगे तो करके बताओ। 25। एक्स की वैल्यू यहां से कितनी आ गई? 5। इतना सब कुछ हमने किस लिए करा? ये एक्स की वैल्यू निकालने के लिए। तो ये कितना रहा होगा? सर 45। हाँ जी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ही रहेगा। हाँ जी, देखो यहाँ पर याद रखना 2x स्क्वायर 3x स्क्वायर इक्वल टू होता है 5x स्क्वायर। ये नहीं बदलता, बस आगे की संख्या जुड़ जाती है। ओके सर ओके। अब अगले में क्या कह रहा है? उन संख्याओं का योग और संख्याओं के अंतर के वर्ग के बीच का अंतर। हे भगवान क्या पूछ दिया इनने? उन संख्याओं के योग और संख्याओं के अंतर के वर्ग का बीच का अंतर। इसका मतलब आपको क्या निकालना है? सर ये जो हमने 202 निकाला है ना, इसकी बीच की अरे वैल्यू नहीं, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर निकालना आपको। ये निकालना है। इसकी वैल्यू मैंने आपको कभी डायरेक्ट बताई थी फॉर्मूले में, बताओ क्या होती थी? a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब नहीं तो करने में तो बहुत बड़ा हो जाएगा, पहले a और b को जोड़ोगे फिर गुणा भाग करोगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर था? 4ab के। छोड़, अब यहां से वैल्यू कुछ गलती कर दी क्या? अब ये 0 कैसे आ जाएगा? सर मैं आपको यही तो कह रही हूँ, इसमें लिखा है जो संख्या का योग है ना, हाँ, और जो संख्या के अंतर का वर्ग है। जैसे 81 का स्क्वायर और 121 का स्क्वायर कर दिया। अच्छा ठीक है, ये योग अलग है हाँ, और ये संख्याओं के अंतर का वर्ग अलग है। ठीक, उसके बीच का अंतर जो है वो पूछ रहा है सर। तो 0 आएगा बच्चा। कैसे आएगा? अब वो बता रहा हूँ ना, रुक। उसने पूछा क्या है बच्चों? ये पूछा उसने a प्लस बी माइनस a माइनस बी का, ये पूछा है उसने। पहले संख्याओं का योग करो। फॉर्मूला लगाने की जरूरत ही नहीं है। वो नहीं नहीं, 45 और 55 को ऐड कर दिया, 100 हाँ आ गया। वो अलग है। माइनस नहीं 10 नहीं, का स्क्वायर 100 आ गया। तभी मैंने क्या समझा था? संख्याओं के योग और संख्याओं के अंतर के वर्ग का, मतलब वहां पर मैंने अलग था, वहां पे फॉर्मूले की जरूरत पड़ती। नहीं सर, मैं ये कह रही हूँ कि अब भी फॉर्मूले की जरूरत अब नहीं है, तो अब नहीं, अब नहीं है। ठीक है। a प्लस बी कितना हो जाएगा यहाँ से? ये 55 आ गया ना? 45 है सर, वो 55। सर a प्लस बी 100 आ गया। हाँ, उसके अंतर 10 था तो 10 का स्क्वायर भी 100 आ गया। 100 हो गया जी। हाँ जी, यहाँ से 100 आया, माइनस के 10 के स्क्वायर, 100 माइनस 100 कितना आ गया? 0। ओ भगवान, हो गया। सर हाँ जी बताओ। मैंने पता कैसे किया था? हाँ जी बताओ। मैंने ना 9:11 में ना ऐसी संख्या ही सोच ली थी जिनकी मल्टीप्लिकेशन जो आती है ना वो ये आती है 50-50। क्या क्या फिर से बताओ। मैं कह रही हूँ मैंने ना संख्या ऐसी सोच ली थी 9 और 11 के रेशो में जिसकी मल्टीप्लिकेशन ना 50-50 आती है। हाँ तो सोचने मतलब में कितना? इनके स्क्वायर की मल्टीप्लाई। हाँ, इनके वो स्क्वायर का 45 से एडिशन। 55 आ गई थी सर, वो 45-55 आ गई थी, फिर उनको प्लस ऐसे कर दिया था मैंने तुरंत। नहीं नहीं, 45 और 55 कहाँ से लिया है तुम? आ गई थी सर मेरी। नहीं तो तुमने सोची होगी ना पहले 45 और 55 अपने तरफ से, हिट एंड ट्रायल से। सोचा सर, तगड़ी सोच है। हाँ, अगर आपने डायरेक्ट सोच लिया है तो माय गॉड बहुत बढ़िया था। बाकी आप हिट एंड ट्रायल से करोगे तो ऐसे तो मैं यहाँ पर भी 18 22 भी ले सकता हूँ, जो इनका रेशो 9 और 11 है। नहीं सर, मैंने ऐसी रेशो देखी थी कि जिसकी रेशो ना कट के 9 और 11 आ जाए और हाँ तो मैं वही कहना चाह रही, रुक जा तो।
देखना जरा प्रीति जी, देख मैंने अगर 18 और 22 ले ली तो इनकी रेशो कितनी आएगी जी? बट मैंने तो पता नहीं नहीं, एक बात बताओ, फिलहाल मुझे बताओ, वो भी तो 9 और 11 इनके आएगी। वर्गों की मल्टीप्लिकेशन तो वो नहीं आएगी ना फिर। नहीं, एडिशन इतना नहीं आएगा, तो ये बहुत बड़ा भी हो जाएगा कि पहले आप 18 का स्क्वायर करो, फिर 22 का स्क्वायर करो, फिर ऐड करके देखो, फिर आप दूसरी संख्या को करो, तो यहाँ से x की वैल्यू डायरेक्ट निकाल ली मैंने बस। आप ऐसे भी कर सकते हो, बिल्कुल ठीक है, हिट एंड ट्रायल से आप निकाल सकते हो, बिल्कुल आ सकता है आपसे। बस वो आ गया, मैंने वही सोची सीधा और वो आ गई। बहुत बढ़िया आ गया। और बच्चों बताओ, ये कैसे कैसे नहीं आया? सर ये 1:0 तो समझ में आ गया, 1 कहाँ गया इसको और बता दो। क्या? ये 1 कहाँ है सर, 1 को और बता दो। 1? हाँ ये 1:0, तो 0 तो समझ ये में 1 आ अनुपात गया। 0 नहीं है भाई, ये 1 अनुपात 0 नहीं है, ये ऑप्शन 1, ये ऑप्शन है, ऑप्शन। ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, इस तरीके से। यही तो देखा था सर। चलो अभी बताओ, और किसी का कोई डाउट? चलिए बस आज इसमें इतने ही रखते हैं, इसे कंप्लीट खत्म करें। खत्म हो गया सर जी, हम भी चलिए, खत्म हो जाएंगे एक दिन। एक दिन, अरे भैया उससे पहले तो जी ले, उससे पहले क्यों परेशान हो गए? ये Man देख is लिया not सर in- जी, ये मैं देख लिया हमने, ये हमें मरवाओ और कुछ ना। बक्की से जी ले, बक्की संजीवनी बुट्टी बना। वही चलो इसे हटाए, हिंदी शुरू भाई, करें मेरा थोड़ी एसटी सी। है। बस ओए, ये सब नहीं करोगे कमेंट्स, एक दूसरे पे ऐसे कई कमेंट पर्सनल फोन करके कर लो, यहाँ पे मत करो। अब बताओ, हिंदी शुरू करें या कल करें? चलो अभी कर लेते हैं, कल की किसने दी? कर लो सर। कहना सर ये क्या है, ये भी तो रह गया इसमें, ये क्या है? क्या रह गया? हे भगवान, अब क्या रह गया इसमें? ये मैथ ये कल कराएंगे। नहीं बता तो क्या रह गया? सर ये करा दी जी क्या आपने? हाँ जी के कल हो गई, खुल गया था, ये इसका सब्जेक्ट आ गया था, कल करा दी जी के। तो हाँ, मैंने कहा रह तो नहीं रहा कुछ इसमें। चलो इसका बस आज इसमें इतने रखने, ठीक है बच्चों, कल हिंदी कल भी करेंगे, खत्म आज के लिए इतने रखते। बाय एवरीवन, बाय सर, गुड मॉर्निंग। नया पेपर मैं भेज देता हूँ आप सबको। ओके सर, गुड मॉर्निंग बोल रहा संदीप सर। बाय। अरे अभी तो रात बाकी है उसकी भाई। ठीक है, चलिए बाय एवरीवन। अभी देख रहे हो उसे, अभी से 12 बजे दिख रहे अपने सुबह हुई है। चलिए बाय एवरीवन। हाँ जी बताओ। हिंदी करवा दो। बस कल करेंगे अब तो भाई। चलो सर, आज के लिए तो ठीक है। कर लूं जो हमने डाउट के लिए भेजे थे। करो सर कि ना 2 दिन में हो जाए। 15 मिनट है 11 बजने में। नहीं, मेरे को भी थोड़ा रेस्ट कर लेने दो, मैं थोड़ा ओके रिकवर कर सर। लूंगा तो अच्छे से कर पाऊंगा फिर। चलिए मिलते हैं। नमस्ते सर। सर नमस्कार। पीडीएफ भेज देना इसकी भी। हाँ मैं अभी भेज दे रहा हूँ। ठीक है सर, नमस्ते।